एक मिनट बेटा, बस स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में क्या क्या किया था डिस्कस, ललिता बताएंगे आप? हाँ जी सर, ये मुस्लिम लॉ के बारे में किया था। सारी हाँ, क्या क्या पढ़ा था बेटा हमने? जी, मैरिजेस के टाइप थे सर, कितनी तरह की मैरिजेस हम्म, होती हैं इनकी। फिर इद्दत पीरियड क्या हम्म, होता है, ये डिटेल में डिस्कस किया था आपने। विल वगैरह का किया था हम्म, कि कैसे ये इनके में भी विल्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और हाँ हाँ, इनफैक्ट जब डिवोर्स होता है तो उसकी क्या-क्या इनकी कंडीशंस होती हैं, ये सारा कुछ। एंड हम्म, देन टेस्टामेंट्री विल के बारे में बताया था। और इन टेस्टामेंट्री हमें आज करनी है। ठीक। बस। और मतलब जो इनका तलाक होता है वो कितने तरह का होता है, वो सारा कुछ बताया था डिटेल में। मैं सच। मेंटेनेंस मेंटेनेंस बताया था। क्या क्या? मेंटेनेंस में सर ये जो इनका दिना वो था, 3 दिनार 10 दिनार और मैक्सिमम जो दिरहम, सॉरी, हाँ जी दिरहम, और मैक्सिमम जो 500 तक दे सकते थे ये। और कई केसेस में ये प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। और लेगिटिमेट जो इलेगिटिमेट चाइल्ड है उसके लिए इनका कोई वो नहीं होता बाउंडेशन। सर आवाज नहीं सर आ रही आवाज है। नहीं आ रही है आपकी। अच्छा, बेसिकली हमने पिछली क्लास हाँ। में क्या पढ़ा था वाकिफ के बारे में? रविंदर, वॉइस आ रही है बेटा आपको? रविंदर, बोलो बेटा। रविंदर, वॉइस आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। आ रही है सर। पिछली क्लास में थे नहीं बेटा आप? हाँ जी सर, मैं ट्रैवल कर रहा था नहीं। ठीक है। तो बेसिकली हमने बेटा पिछली क्लास में मुस्लिम लॉ में क्या क्या कवर अप किया था। मुस्लिम लॉ में हमने वाकिफ के बारे में पढ़ा, विल क्या होता है, गौहर क्या होता है, महर क्या होता है। आज की हमारी लास्ट क्लास है मुस्लिम लॉ का। सो मुस्लिम लॉ में हम क्या करेंगे? इन टेस्टामेंट्री विल, जिसे इंटरस्टेट सक्सेशन कहते हैं। जब आपका कोई विल नहीं होता आफ्टर डेथ, डेथ के बाद आपका बिफोर डेथ, मतलब बिफोर डेथ मैंने किसी को विल नहीं बना। सो बेसिकली हमने इंटरस्टेट सक्सेशन जो पढ़ा था हिंदू लॉ में हमने क्या पढ़ा था बेटा? क्लास 1 हायर, क्लास 2 हायर, एग्नोट्स एंड कोगनोट्स को कवर अप किया नोट्स। था। क्लियर है वेद व्यास? बट आज हम जो मुस्लिम लॉ कवर अप करेंगे, मुस्लिम लॉ में हम क्या कवर अप करेंगे? कितने तरह के कितने तरह के आपके इंटरस्टेट सक्सेशन होते हैं। उसमें बेटा कोई शेयरर, ठीक है ना, शेयरर, रेजिड्यूरीज, किंग, ये सारी चीजें आए। क्लियर है चीज? सो बेसिकली इसमें कुछ रूल है, थोड़ा सा आपको लर्न भी करना पड़ेगा, बिना लर्न के नहीं हो पाएगा ये चीज। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक मिनट बेटा बस। वीडियो ऑन करके सही है बेटा कि वीडियो ऑफ करवा दूं मैं? बोलो। सर ठीक है, ऐसे ज्यादा बेटर हाँ है। ठीक है सर। ठीक है। अब तो बेटा हितेश ललिता कोई क्लास भी नहीं लेने आता, वाल्मीकि मिश्रा आप भी नहीं आए। मेरे को भी अच्छा लगता है बेटा आप सब आते हो। सर फॉर श्योर नेक्स्ट वीक आऊंगा मैं। आओ बेटा। अब आज की क्लास हमने किस पे रखी है? लॉ ऑफ क्राइम। ये बस 15 मिनट में हम कवर अप कर लेंगे। लॉ ऑफ क्राइम को बेटा भारतीय न्याय संहिता 2023, जो आपका क्रिमिनल लॉ में 3 लॉ नए इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वो आपके इसमें भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन में आए। तो बेसिकली क्रिमिनल लॉ में 3 लॉ है आपके, जिसे पहले कहते हैं लॉ ऑफ क्राइम। लॉ ऑफ क्राइम को बीएनएस कर दिया गया। सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो एलएलबी सेकंड ईयर में आप सीआरपीसी और क्या पढ़ेंगे? सीआरपीसी के अलावा आपका लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ेंगे।
सो सीआरपीसी को क्या कर दिया गया, BN-SS कर दिया गया, और आपका लॉ ऑफ एविडेंस को क्या कर दिया गया, BSA अभी डिटेल में दिखा दूंगा, ठीक है। सो एक मिनट बेटा, एक मिनट। नोट्स आपको पहुंच गए थे सारे, मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दे रखा है, इसमें नहीं कोई दे रखा है टेंशन सर। की बात नहीं नहीं है। सर, आपने बोला था नहीं भेज मिला है देंगे। सर, नहीं मिला है। लास्ट नहीं टाइम मिला। बोला था आपने, बट मिला नहीं है। नहीं मिला क्या? नहीं मिला। सर नहीं चलो मिला कोई है। नहीं, अभी दिखा दूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, घबराने की क्या बात है, अभी मिल जाएगा, ठीक है। एक मिनट, तो देखो आप, पहले मैं कहना चाहूंगा जो आपका लॉ है, एक मिनट में ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो लॉ में देखो, ध्यान देंगे हम, जो आपका कुमार केस में स्पेसिफाई किया गया, क्या स्पेसिफाई किया गया, देखो आप, ये एलएलबी सेकेंड ईयर की, एलएलबी सेकेंड ईयर में बेटा हम सीआरपीसी करते हैं, मैंने इधर सीआरपीसी कंप्लीट करा दिया है। सो इसमें क्या होता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जो आपका सीआरपीसी था उसे चेंज करके क्या कर दिया गया, BN-SS कर दिया गया, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। अभी मैं दिखाता हूँ, रुको। इसके बाद जो लॉ ऑफ एविडेंस है, ये क्रिमिनल लॉ में तीन चीजें आएंगी आपकी, एक तो BNS, BN-SS, BSA। सो लॉ ऑफ एविडेंस जो एलएलबी सेकेंड ईयर में BSA आएगा एग्जाम, आपका पुराना कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद देखो आप, ये नोट्स पहुंचे होंगे आपके पास, तो आपका नहीं मिले सर, नोट्स भी नहीं आए इसके अभी। नहीं आए क्या? नहीं आए। सर पिछली 2-3 क्लास से कोई नोट शेयर नहीं हुए हैं। सर एक सेकेंड, आई हैव अ क्वेश्चन। हमारा जो लॉ ऑफ क्राइम है उसको हटा के हाँ, 3 बुक्स इशू कर दी गई हैं, ये वाली जो लॉ, भारतीय न्याय नहीं संहिता। नहीं नहीं, देखो सगुफा, ध्यान से सुनो, सब ध्यान से सुनो। सगुफा बेसिकली क्रिमिनल लॉ में बेटा 3 बुक हैं, क्लियर है ना ये चीज। अब 3 बुकों में से जो पहली बुक है लॉ ऑफ क्राइम, वो है भारतीय न्याय संहिता, ये बेसिकली आपका एलएलबी फर्स्ट ईयर, समझो मेरी बात। सेकंड ईयर में लॉ ऑफ एविडेंस, वो BN-SS और BSA कर दिया गया, क्लियर है ना ये चीज। तो आप एलएलबी ओके फर्स्ट सर। ईयर, अभी फर्स्ट ईयर देखो ना, सेकंड ईयर मत देखो आप सगुफा। फर्स्ट ईयर में ओके बेटा सर। आप बस BNS करेंगे, मैं BNS ही कराऊंगा आपको ये चीज। अभी टेंशन मतलब, नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ मैं, तब तक वो मुस्लिम लॉ कंप्लीट करा दूं और एक बार पेपर दिखा दूं, 1 घंटा तो मुझे लगेगा ही, ठीक है ना। सो ये काफी अच्छे नोट्स हैं। देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, समझो आप, जब भी बेटा कोई लॉ आता है, मैंने भी अपनी कंपनी सेक्रेटरी CS कंप्लीट किया, तो बेसिकली कोई लॉ आता है तो काफी इजी हो जाता है, आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। अब जब जैसे ही लॉ न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया, तो इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके, इजी इजी आएंगे, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्लियर है ना सगोफा ये चीज। यस सर। तो इसमें काफी अच्छे से दिया गया है सब कुछ कि BNS और IPC में पहले क्या था। सो बेटा मेरा क्या मानना है, पहले मैं IPC 2 क्लास तो मुझे लगेंगे, 2 क्लास से भी कम क्लास में IPC करा दूंगा, फिर इस PDF को 3 क्लासों, 1 क्लास में फिनिश करा दूंगा, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब है, मैं BNS को काफी अच्छे तरीके से कराऊंगा, और इतना अच्छा PDF है। मेरे को ध्यान है पिछली क्लास जो LLB अभी सेकेंड ईयर में, उसमें एक गर्ल ने मुझे कहा था कि सर क्या ऐसा नोट है, तो मैंने इस बार प्रोवाइड कर दिया। जो बेटा मेरे नोट्स होते हैं, जरूरी नहीं कि आपका एडवोकेट होने के बाद कोई यूज नहीं है, सबसे ज्यादा यूज पड़ेगा अगर कोई जुडिशियल एग्जाम दे रहे, ठीक है ना। तो मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ नोट्स में, एक लिंक क्रिएट कर रहा हूँ, उस लिंक में आप जाओगे जब सेकेंड ईयर में, तो लिंक में जाके आपको ड्राइव फॉर्म में लिंक होगा, आपको LLB फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर तीनों ईयर के नोट्स मिल जाएंगे एक साथ, कंसाइज फॉर्म, क्लियर है ना ये चीज। तो उसमें मेरे को पिछले पिछले ईयर के एक बच्चे ने कहा था कि सर पनिशमेंट बेलेबल, कॉग्निजाइबल, ये सारी चीजें क्या मिल सकते, तो मैंने पिछली बार भी प्रोवाइड किया था, इस बार भी करूंगा। सो एडवोकेट, आफ्टर एडवोकेट कंप्लीट होने के बाद आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए कि जैसे पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली एंगेज है किसी ट्रेड,
ये देखो ये सारे ऑफेंस है। ललिता दिख रहा है ना आपको? हाँ जी इसमें सर, बेटा दिख रहा है। पनिशमेंट जी। पनिशमेंट क्या है, बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा। जब मैं लॉ ऑफ क्राइम स्टार्ट करूंगा तो आ जाएगा कि बेलेबल क्या होता है, नॉन बेलेबल क्या होता है, कॉग्निजाइबल क्या होता है, नॉन कॉग्निजाइबल क्या होता है। क्लियर है ना चीज? रविंदर दिख रहा है आपको ये चीज? यस सर। अच्छा लगा बेटा ये चीज देख के आपको? यस सर, इस कंसाइज एंड हेल्पिंग सर। बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा बेटा। अभी करेंगे ना कवर अपन। अभी फर्स्ट बेटा माइक म्यूट कर लो किसी को ओपन। अभी फर्स्ट 2 क्लासेस में हम बेसिकली लॉ, सिंपल लॉ पढ़ेंगे। आईपीसी में क्या क्या चीजें हैं लॉ ऑफ क्राइम में, ठीक है। उसके बाद जो बीएनएस में चेंजेस किए गए, देखो जो लॉ नया बनता है तो पूरा लॉ नहीं बदला जाता। लॉ में क्या बदला जाता है, बस सेक्शन बदला जाता है, सेक्शन और टॉपिक बदले जाते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, वाल्मीकि मिश्रा दिख रहा है देखो, ये तो पूरा आपका वो है कंसाइज फॉर्म में। आफ्टर एलएलबी थर्ड ईयर होने के बाद भी आपको ये रखना है अपने पास, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। कोई जुडिशरी एग्जाम दे रहे हैं, क्लरिकल एग्जाम दे रहे हैं, तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके बाद देखो आईपीसी से क्या क्या डिलीटेड है, तो ये सारे सेक्शन डिलीटेड। क्लियर है ना ये चीज? जैसे आपका सेक्शन 14, 18, 15, 53, 124, ये आपका बेटा एडल्ट्री क्या होता है, एडल्ट्री हमने पढ़ रखा है। कोई एक्सटॉर्शन करा, एक्सटॉर्शन में आपका हाउस ब्रेकिंग आता है, लुरकिंग आता है, ठीक है ना। तो ये सारे सेक्शन आपके डिलीटेड है, तो मैं टेंशन मतलब नहीं पड़ा। ठीक है बेटा, मैं स्टार्ट करूं फिर अब। आज की क्लास में मुझे आज काफी सारे बच्चे प्रेजेंट थे, तो मुझे बताना था कि बेटा देखो एलएलबी फर्स्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लॉ ऑफ क्राइम। उसका रीजन क्या, आपका एडवोकेट होने के बाद आपको पता होना चाहिए, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि बेलेबल क्या है, नॉन बेलेबल क्या है, ठीक है। क्या क्या लॉ ऑफ क्राइम में आएगा, सीआरपीसी, सीपीसी, तो ये सारी क्लासेस आपको लेनी है। मैं अभी भी समझा रहा हूँ, तो दिक्कत हो जाएगी बेटा। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ तो आपका थ्योरेटिकल है, तो उसमें कोई टेंशन की बात है नहीं। अब मैं मुस्लिम लॉ से ही स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। देखो हमने पिछली क्लास में मुस्लिम लॉ के बारे में पढ़ा था। सो मुस्लिम लॉ में हमने क्या क्या कवर अप किया था, मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हमने मुस्लिम लॉ में प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पढ़ा था, अली के बारे में पढ़ा था, शिया सुन्नी 2 रिलीजन पढ़े थे, स्कूल क्या होते हैं, ठीक है, सोर्सेस क्या होते थे मुस्लिम लॉ के, मैरिज में निकाह होता था, 1 पर्सन एक एक्सेप्टेंस देता था, फर्स्ट पर्सन ऑफर हिजाब देता था, सेकंड पर्सन उसे कबूल करता था। इसके बाद हमने तलाक पढ़े थे। तलाक में बेटा, तलाक में काफी सारे तलाक थे। पिछली क्लास में सगुफा रविंदर नहीं थे, तो उनके लिए तलाक में हमने तलाक उल बिद्दत, तलाक उल सुन्नत, एलिया, जिहाद, खुला, मुबारक, ये सारी तलाक को कवर अप किया था। इसके बाद बेटा हमने डौहर के बारे में पढ़ा था। डौहर कितने तरह के होते हैं, स्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड। जैसे आपका डौहर कैसे डिसाइड होता था, डेथ पे, डाइवर्स पे। क्लियर है? धीरम हमने पढ़ा था। वाल्मीकि मिश्रा वॉइस आ रहे हैं आपको? धीरम क्या था बेटा, हमने पिछली क्लास में क्या था, व्हाट इज धीरम? सर जो हम एक कंडीशन मतलब पैसे काइंड ऑफ दैट इज इक्विवेलेंट टू 12 रुपीज 1 dirham यस which will be जब जब हम ये होगा तलाक होगा उस टाइम में जितना आपका होगा वो आप दे सकते 500 से ज्यादा नहीं दे सकते 500 वुड बी द मैक्सिमम दैट दे कैन ऑफर यस, वेरी गुड। सो वेद व्यास आप बताएंगे धीरम, आपने पिछली क्लास में और अच्छे से क्लियर कर दिया था। धीरम क्या है आपने अच्छा Yeah, बताया, वाल्मीकि मिश्रा पर। dirham is the currency of UAE, sir. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सो बेसिकली दिरहम के प्रॉफिट मोहम्मद के टाइम में सिया रूल में था कि 500 से ज्यादा दिरहम नहीं दिया जाता था डॉलर। हनाफी लॉ और मलाकी लॉ में अलग अलग थे। 12 ये कुछ 3 और 12 पे डिसाइडेड था, ठीक है। इसके बाद डॉहर के बाद हमने इद्दत पीरियड को कवर अप कर लिया था। इद्दत क्या होता था, डॉहर क्या होता था। इसके बाद डॉहर के बाद बेटा मैंने विल के बारे में पढ़ा था, गार्डियनशिप पढ़ा था। गार्डियनशिप एक स्पॉन्सरशिप होती थी। मुस्लिम लॉ में बेटा हम 4 मैरिज करते, तो हमारे पास इतना कंडीशन, इतना हमारा अच्छा प्रोफाइल नहीं हो पाता कि हम क्या कर सकते हैं,
हम मतलब अच्छे से बच्चे को नहीं मेंटेनेंस कर सकते। सो मेंटेनेंस नहीं था, बस एक स्पॉन्सरशिप था। स्पॉन्सरशिप कहने का मतलब है जैसे कि हम किसी बच्चे का स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं कि मैं उसकी फ्री एजुकेशन करा सकता हूँ 18 ईयर्स तक। तो बेसिकली मुस्लिम लॉ में वो क्या होता था, आपका स्पॉन्सरशिप होता, गार्डियनशिप नहीं होता। जैसे हमने हिंदू लॉ में कारा वारा पढ़ा था, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं था मुस्लिम लॉ। इसके बाद मुस्लिम लॉ में बेटा विल कवर अप किया था। विल में हमने टेस्टामेंट्री इन टेस्टामेंट्री किया था। टेस्टामेंट्री जो आपका बिफोर मैरिज होता था, इन टेस्टामेंट्री जो आपका आफ्टर मैरिज होता था। सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, बिफोर। डेथ सर, डेथ, हाँ वेरी यस। गुड, हाँ वेरी गुड, बिफोर डेथ और आफ्टर आफ्टर डेथ। हाँ वेरी गुड, जो बिफोर डेथ हमने डिसाइड कर लिया वो आपका टेस्टामेंट्री होता था, और जो बिफोर डेथ आपका डिसाइडेड नहीं वो आपका इंटेस्टामेंट्री सक्सेशन होता था। इसके बाद बेटा सगुफा वॉइस आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। वाकिफ क्या होता था बेटा, वक्फ बोर्ड क्या होता था? आपको पता होगा अच्छे से, हमने पिछली क्लास में कवर अप कर लिया था वाकिफ। बताओ। सर एज पर माय नॉलेज आई थिंक वक्फ बोर्ड है जहाँ पे जो स्कॉलर्स होते हैं वो सारे मिले हुए रहते हैं। हम्म, जो वो लोग होते हैं वो सारे क्या कहते हैं उसे, लाइंस नॉट एग्जैक्टली लाइंस, आई मीन जो भी मैसेजेस होते हैं वो रेगुलेट करते हैं बाकी हम्म। लोगों में, और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं ललिता। सोल्यूशन हाँ हाँ। जी, निकालना उसका। यस सर। एक्चुअली वक्फ बोर्ड का ज्यादा तो जो टीवी में दिखाया जाता है, इनका एक रेगुलेटरी बोर्ड होता है। जिस तरीके से ये मुस्लिम पर्सन लो बोर्ड्स के हैं, अब इनका आता है कि इनको जो वैसे लोग होते हैं, पुअर पीपल हैं इस कैटेगरी में, और विडोज वगैरह हैं, उनकी हेल्प करने के लिए, बाकी इन लोगों के पास जो भी जमीन वगैरह आती है ये इनके बेटरमेंट के लिए यूज करें, ये सारा कुछ इनका होता है। जी। करेक्ट है। और मोस्टली ये इनका जो सबसे बड़ा मेन वो है, वो इस्लाम को फॉलो करवाना इन द ट्रू स्पिरिट। हाँ हाँ। ये सारा कुछ उसी के हिसाब से कराते हैं, और इनके जो मेन उलेमास हो गए, मौलवीज हो गए, वो इनके मेंबर्स होते हैं। तो बेटा एक मिनट, सगुफा आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। सो वाकिफ क्या एक बोर्ड होता था, बोर्ड क्या है जैसे बिफोर बिफोर डेथ। बोलो बेटा, वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी बेटा, वाईफाई की दिक्कत होगी। ठीक है सगुफा। सो ओके बेसिकली सर। वाकिफ क्या होता था, वाकिफ मैं बोल लेता हूँ, ध्यान से सुन लो आप। आवाज तो क्लियर आ रही होगी आपको। सो वाकिफ यस क्या सर, है, आ रहे हैं। जैसे कि कोई पर्सन है बिफोर डेथ, बिफोर डेथ अगर कुछ अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देना चाहता है मुस्लिम में कि एक पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। जैसे हमारा मंदिर में है, हम हिंदू मंदिरों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वैसे मुस्लिम में क्या होता है, पैसा इन्वेस्ट करके कुछ पब्लिक फैसिलिटीज आती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उसमें हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता। क्लियर है बेटा ये चीज? तो ये आपका क्या है, वाकिफ। सो वाकिफ में हमने क्या कवर अप किया था, देखो आप, वाकिफ में हमने, मैं बता देता हूँ फिर मैं टेस्टामेंट्री बेटा 1 घंटे के बाद ही मैं स्टार्ट, मतलब 1 PM से हम लॉ ऑफ क्राइम स्टार्ट करेंगे आज। पहले समझा दूं सारा उसको क्या बोलते थे बेटा, मुतावली। ठीक है ना, वाकिफ को जो सारा मैनेज करता था। वाकिफ 2 तरह की होती थी, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक में आपका कोई वेल आ गया, ब्रिजेस आ गए, रोड आ गए। प्राइवेट में जो बेनिफिट हुआ किसी प्राइवेट पर्सन के लिए, जिसको क्या बोलते थे, वाकिफुल उलद, इमाम बरान। इसके बाद देखो फीचर्स ऑफ वाकिफ, एक मैनकाइंड के लिए होता था। जैसे कोई मैंने पब्लिक फैसिलिटीज में कोई रोड बना दी, कोई वाटर पीने के लिए, पानी पीने के लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, तो मेरी वो क्या सारी चीजें हो गई, वाकिफ हो। इसके बाद देखो सब्जेक्ट मैटर में, देखो आप, जैसे कोई दरगाह हो गया, ग्रेवयार्ड हो गया, मॉस्की हो गया, टाकिया हो
ये सारी क्या वाक्यांश के सब्जेक्ट मैटर। इसके बाद देखो आप जो आपका टॉपिक है, मैं आगे कंटिन्यू करूं बेटा, इंटर स्टेट सक्सेशन। यस सर। बोलो, यस सर प्लीज। बताओ बेटा। रविंदर, यस यस सर। सर। ठीक है बेटा, एक दोनों बच्चे देख लो वहां से। प्रियंका भी है। प्रियंका आ रहा है ना बेटा समझ में आपको? यस सर। सब प्रियंका सब ब्रेक होके आ रही है थोड़ा। वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है सर थोड़ी। वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। अच्छा, एक एक मिनट। एक मिनट। अब सही आ रही है वॉइस? अब आई सर। हाँ जी सर क्लियर। अब आ रही है ना? ठीक, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रियंका वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर? यस सर। तो बेसिकली देखो आप, इंटर स्टेट सक्सेशन में क्या है, मतलब इंटर स्टेट सक्सेशन आपका, इंटर स्टेट सक्सेशन में देखो आप, जब मुस्लिम कोई डाई होता है तो उसको डाई होने से पहले कुछ 4 ड्यूटीज होती है। अब 4 ड्यूटी जैसे हिंदू लॉ में भी होता है, कोई डाइड होता है तो उसको जलाया जाता है, उसकी सेरेमनीज की जाती है, 13वीं की जाती है, 10वीं की जाती है। तो सेम आपका मुस्लिम में, मुस्लिम जब डाई हो रहा है तो कुछ ड्यूटीज को, 4 ड्यूटीज को फुलफिल करना होता है। सबसे पहले उसके फुनरल और बरियर एक्सपेंसेस, अगर बरीड कर रहे हैं तो बरीड एक्सपेंसेस, फुनरल हो गया यानी कि उसको दफना रहे हैं तो उसका कितना पैसा वो पे करना पड़ेगा। अब ये सारे पे कौन करते हैं? उसके रिलेटिव या फिर उसका बच्चा या फिर जो भी है उसका लड़का हो गया। इसमें डेप्थ पे किया जाता है, डिजीज का कोई भी डेप्थ नहीं छोड़ा जाता। वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, वैल्यू ऑफ डिजीज की जो मैक्सिमम होगी कितनी, 1/3। प्रॉपर्टी का कितना होगी, 1/3 होगी। डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रिमाइंडर ऑफ द स्टेट एंड प्रॉपर्टी टू द रिलेटिव डिजीज अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि मैं क्या करूंगा, स्टेट का जो वो है रिमाइंडर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा किसमें, रिलेटिव ऑफ डिजीज। क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। बताओ बेटा। हाँ जी सर क्लियर। अब देखो इसमें इंटरस्टेट सक्सेशन में 4 चीजें बेटा, ये 4 चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा, 4। सो बेसिकली देखो, हमने हिंदू लॉ में क्या करा था, क्लास 1 हायर, क्लास 2 हायर, एग्नोट्स और कॉमन्स। क्लास 1 में क्या आते थे, जो फादर से रिलेट कर रहे हैं। क्लास 2 में मदर से। कॉग्नोट्स में क्या होते थे, जो दूर के कौन से हैं, फादर वाले रिलेशन है। और रिलेटिव। एग्नोट्स में कौन होते थे, जो आपके दूर के मदर वाले। सो सेम बेटा आपका मुस्लिम लॉ में बहुत बहुत कम चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकता है इससे। हम प्रीवियस ईयर पेपर देखे तो बहुत कम चांसेस। तो इसमें बेटा 4 चीजें देखो, शेयर्स, फिर रेज्यूडरी, फिर डिस्टेंट किंडर किंडर, फिर एसिड। ये एसिड का बेटा कोई मतलब बताएगा, गवर्नमेंट बजट में भी आता है एसिड, काफी पॉपुलर है एसिड। रविंदर आप बताएंगे, वेद व्यास, किसी को आइडिया, ललिता? नो व्हाट सर इज नो द मीनिंग आइडिया। ऑफ एसिड? बता, मैं ही बताता हूँ, रुको अभी बताओ बेटा, किसी को आइडिया? रविंदर वॉइस आ रही है आपको? सर आ रही है सर। बताओ बेटा एसिड का मतलब क्या होता है, बोलो। प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट इफ नो लीगल हायर इज प्रेजेंट। संपत्ति, मैं हिंदी में बोलूंगा, संपत्ति सरकार को दे दी जाती है जब कोई वारिस नहीं होता है। ये काफी अच्छा वर्ड है।
कहने का मतलब है कोई लावारिस वस्तु पड़ी होती है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, जब्त कर लेते हैं। कोई बाइक हो गया, कोई कार हो गई, तो उस लावारिस वस्तु किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है। तो सेम मुस्लिम लॉ में 4 कैटेगराइज किया गया। सबसे पहले शेयरार्स होते हैं, फिर रेज्यूडरीज होते हैं, फिर डिस्टेंट किंडर्स होते हैं, फिर आपका एस्टेट होता है। अब ये शेयरार्स में क्या होता है, देखो शेयरार्स में जैसे शेयरर होते हैं, शेयर होल्डर। अब जैसे कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, इस बंदे को इतना मिलेगा, मतलब मैंने जितने के लिए एक्वायर किया मेरे को उतना शेयर मिलेगा। सेम मुस्लिम लॉ में होता है। अब कैसे होते हैं देखो आप, देखो सबसे पहले शेयर में 12 होते हैं नंबर में। सुन्नी में, सुन्नी में कैसे, सबसे पहले हस्बैंड आता है, हस्बैंड के बाद वाइफ। इसको बेटा ऊपर से कवर अप कर लो, मैं इतना हिंट दे रहा हूँ, बहुत कम चांसेस आने के, बहुत ज्यादा कम। बट आपका मुस्लिम लॉ में काफी ज्यादा पेजेस का ये, ठीक है ना, इसमें काफी छोटे में समझाया गया है। सुन्नी लॉ में शेयर्स कितने होते हैं, 12 होते हैं। सबसे पहला हस्बैंड, वाइफ, डॉटर, बेटे के बेटी, फादर, फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर। सो बेटा देखो शेयर्स कहाँ तक चलते हैं, 5 तक चलते हैं, यानी कि 5 पॉइंट नंबर 5 में शेयरर, शेयरर कहने का मतलब है हिस्सेदार, मैं हिस्सेदार बोलूंगा हिंदी में। सो बेसिकली प्रॉपर्टी के हिस्सेदार कितने होते हैं, एक हस्बैंड होता है, वाइफ होता है, बेटी होता है, बेटी का बेटा होता है, और फादर होता है। अगर फादर जिंदा है तो फादर के बाद पैटर्नल को काउंट नहीं किया जाता है। पैटर्नल मदर, ग्रैंड मदर, फुल सिस्टर, कॉन्जोक्वाइन यानी कि सौतेली बहन हो गया। यूट्रीन का मतलब क्या होता है बेटा, यूट्रीन सिस्टर एंड ब्रदर। सो यूट्रीन क्या होता है, माँ एक है बट पिता काफी सारे, तो उससे क्या बोलते हैं, यूट्रीन बोलते हैं। सो मुस्लिम लॉ जनरली प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ये बेसिकली कैसे डील करता है, जो नियरेस्ट होगा डिग्री के उससे लिया जाएगा। सो जिसमें सबसे पहला आता है रूल ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन जैसे मैथ्स में होता है, मैथ्स में हम क्या करते हैं, अगर प्लस वाला प्लस को लेते हैं, माइनस वाला से हटा देते हैं। तो सेम आपका मुस्लिम लॉ में होता है, जो जितने ज्यादा हिस्से, जो जितने ज्यादा नियरेस्ट होगा फैमिली मेंबर के, उसको उस प्रॉपर्टी का शेयर मिल जाएगा। जैसे कि डिजीज पर्सन, डिजीज पर्सन में अगर कोई स्पाउस में वाइफ, वाइफ हो गया तो उसका हस्बैंड, स्पाउस में अगर हस्बैंड डिजीज है तो उसकी वाइफ को मिलेगा। वाइफ और हस्बैंड दोनों डाइड है, पेरेंट्स डाइड है, तो डॉटर को मिलता है, डॉटर के बाद डॉटर के सन को मिलता है, फिर फादर को मिलता है। अगर देखो बेटा फादर जिंदा नहीं है तो पैटर्नल पे जाता है, बट अगर फादर जिंदा है ना तो फादर के बाद पैटर्नल नहीं जाएगा। सो बेसिकली रूल इज एप्लीकेबल टू द शेयर, शेयर यानी कि हिस्सेदार, एंड रेज्यूडरीज एंड आल्सो डिस्टिंक्ट किंड्रेड। सो सबसे पहले फादर अगर जिंदा है तो फादर में पैटर्नल ग्रैंडफादर को एक्सक्लूड कर देते। सन है तो सन के सन को एक्सक्लूड कर देते। इसके बाद देखो आप, जैसे कि आपका अगर कोई हायर है जो वो रिलेटेड है किससे, डिजीज से, किसी अनदर पर्सन से, तो वो भी आपका प्रेजेंस एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। इसके बाद देखो कोई सिस्टर है, ब्रदर है, अगर डिजीज से रिलेट कर रहा है फादर से और उसका फादर प्रेजेंट है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। सेम वही बात है। यहां तक क्लियर है बेटा। रूल ऑफ एक्सक्लूजन क्या होता है, रूल ऑफ एक्सक्लूजन सिंपल क्या होता है, जो हिस्सेदार है, जो फैमिली मेंबर से जितना नियरेस्ट है उसको उतना हिस्सा मिलेगा। शेयरर में 12 बंदे आते हैं, 12 बंदे कौन है, ये 12 बंदे लिखे गए हैं, ठीक है। चलो बेटा आगे सगुफा में क्लियर है, ललिता, वेद व्यास। यस सर, यस सर। इसके बाद देखो बेटा शेयरर के बाद देखो अब इसमें समझाया गया। सो बेसिकली 5 प्राइमरी हायर्स होते जो जिनको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है। सबसे पहले 5 तो होंगे, जैसे कोई सर्वाइविंग स्पाउस है, अब मैं मर गया तो मेरी वाइफ, वाइफ मर गया तो मैं, हस्बैंड एंड वाइफ, सन, डॉटर, मदर, फादर। सन एक रेज्यूडरी माना जाता है। अब इसमें बेटा ये जो शेयर दिया गया है ना, ये शेयर से कैसे समझेंगे कि टोटल शेयर वन, देखो आप बेसिकली मैंने आपको क्या समझाया था, इसमें काफी अच्छा था बेटा। क्या था कि देखो अगर जैसे कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम के पास 100 गज की जमीन,
तो 100 गज में से 1/3 तो वो किसको देगा, टेस्टामेंटरी विल को दे सकता है, और 2/3 किसके ऊपर अप्लाई होता है, इंटरस्टेट सक्सेशन के ऊपर होता है। अभी इंटरस्टेट सक्सेशन में ज्यादातर मुस्लिम क्या करते हैं, वाकिफ बोर्ड को ही दे देते हैं, ठीक है ना, दूर के रिश्तेदार को देते नहीं। तो ये पहले बोला गया था, अब इसको बदल दिया गया है, अमेंड कर दिया गया है। सो हम क्या समझेंगे, जैसे 100 स्क्वायर फीट जमीन, तो 100 स्क्वायर फीट में 1/3 कौन रखेगा, टेस्टामेंटरी विल, जो हमने बोल दिया गया है कि मेरा बेटा होगा, मेरी बेटी होगी, और 2/3 किसके पास जाता था, इंटरस्टेट सक्सेशन के पास। तो 2/3 में, अब जैसे 2/3 की बात करूं मैं, तो 2/3 में जैसे मैंने 90 स्क्वायर फीट जमीन लिया, तो 90 का 2/3 कितना होगा, 60। क्लियर है ना बेटा ये चीज। तो 60 मतलब 60 से ज्यादा शेयर में किसी को दे नहीं सकता। सबसे पहले हस्बैंड कितना लेगा, देखो अगर ये 5 बंदे जिंदा है, ये 5 बंदे जिंदा है, तो 5 बंदों में से हस्बैंड को कितना मिलेगा, 60 का 1/4। अगर हस्बैंड भी नहीं है तो हस्बैंड को कितना मिलेगा, 1/2। ये जो सेकंड पॉइंट है इसको डिलीट कर दो, कोई जरूरी तो नहीं। फर्स्ट पॉइंट याद रखे रहो, इनफ रहेगा। सो हस्बैंड में कितना मिलेगा, 1/4। वाइफ को कितना मिलेगा, 1/8। बेटा समझो, देखो 60 अगर प्रॉपर्टी है तो 60 में से इन 5 पर्सनों को कैसे दिया जाएगा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा। हस्बैंड क्या करेगा, 60 का 1/4 लेगा, वाइफ कितना लेगा, 60 का 1/8 लेगा, सन एंड डॉटर कितना लेगा, 1/2 लेगा, मदर कितनी लेगी, 1/6 लेगी, एंड फादर कितना लेगा, 1/6 लेगा। क्लियर है बेटा, ललिता वेद व्यास, सर वाल्मीकि क्लियर। मिश्रा यश। सर एक डाउट है मेरा छोटा सा, हाँ ये हाँ, बोलो बोलो, कोई दिक्कत चलो नहीं। वक्फ बोर्ड जो है, जो हम टीवी में हम्म, देखते हैं, उसको तो हम्म, यही बताया जाता है कि जहां भी रख दो वो उनके हिसाब से चलता है कि ये जमीन हमारी। लेकिन ये तो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी हुई। अब जैसे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कोई अपने लिए छोड़ रहा है, तो उसमें भी ये हम्म। पार्टीशन इन लोगों के लिए मैंडेटरी है कि वो वक्फ को शेयर देंगे, मतलब इसको इन टेस्टामेंट्री विल के थ्रू जो भी है, ये उसमें भी पार्ट लेंगे उसका शेयर, ये मैंडेटरी है। पहले तो था बेटा, जो पहले था ना शेरियत एक्ट 1937, उसके द्वारा किया गया। बट अभी जो 2019 में मुस्लिम प्रोटेक्शन, उसमें नहीं। ठीक है ललिता, ओके सर, उसमें जरूरी नहीं, थैंक यू। क्योंकि आप खुद सोचो ना कि अब जरूरी थोड़ी ना हर बंदा, वो तो अपनी एक पर्सनल चॉइस है ना। अब कोई जैसे अब मैं आपसे एक एग्जांपल लेना चाहूँ, कोई पुअर पर्सन है, मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास कहाँ कहाँ तक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है हाँ जी, बेटा, अब आगे चलो मैं। जी सर प्लीज। तो बेसिकली देखो, इसमें हस्बैंड कितना लेगा, 1/4, वाइफ लेगी 1/8, सन एंड डॉटर हाफ हाफ लेंगे। मदर कितना लेगी, 1/6। अगर मदर में कोई चिल्ड्रन नहीं है तो उसका 1/3 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और फादर कितना लेगा, 1/6 लेगा। इसके बाद देखो फिर आता है बेटा डॉक्ट्रिन ऑफ फुल इंक्रीज। सो बेटा मैंने पिछली क्लास में इसको स्किप करवा दिया था, मैंने कहा था आपकी इच्छा है बेटा, करो ना करो, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, पजल हो रहे थे। तो मैंने कहा देखो इतना आप पेपर के एग्जाम में नहीं कर सकते आप। पेपर आपका अगले अगले दिन ही पड़ेगा, आप कहाँ तक लर्न कर लोगे। तो मैंने उनको सिंपल यही समझाया था, आप वही जो शेयर है ना बेटा, देखेंगे रविंदर वेदव्यास, इस शेयर को ही लर्न करके चले जाना बेटा। ये जो रिड्यूस पार्ट के इसको स्किप कर दो, मेरे हिसाब से स्किप कर दो। ये उल का मतलब क्या है, जैसे कि अगर कोई मुस्लिम वुमेन है, उसने अपने पेरेंट्स, मदर फादर को नहीं दिया है, डॉटर को नहीं दिया है, तो उसका शेयर कितना हो जाएगा। अब जैसे वाइफ की डेथ हो गई तो हस्बैंड के मदर एंड फादर हैं, उनकी 3 डॉटरें, तो हस्बैंड को कितना मिलेगा, उसके रिड्यूस कर दिया जाएगा, इतना शेयर दिया जाएगा, फादर को उतना दिया जाएगा, मदर को उतना दिया जाएगा, तीनों डॉटर को मिला के 15/12 दिया जाएगा। टोटल 1 शेयर से ज्यादा नहीं हो सकता। तो बेटा आप इस कॉन्सेप्ट को डिलीट कर सकते हो। क्लियर है, ऐसे भी सर वो इसमें तो एक बोलो कंफ्यूजन बेटा। है। ये जो हाँ टोटल हाँ, सम टोटल किया है विच इज 15/12, मतलब 12 हिस्से में 15 कैसे होगा? ये पढ़ रहा था तो मुझे पहले कंफ्यूजन लगा इसमें। ये ग्रेटर है ना इसी के लिए। तो देखो देखो बताता हूँ, जैसे कभी ग्रेटर हो जाता है ना, अब जैसे मुस्लिम लॉ में ग्रेटर होता है तो उसके शेयर को घटा दिया गया। अब मैथ्स में क्या होता है बेटा, आप जैसे आप वेद व्यास, आपके 2 बच्चे हैं, ठीक, जी। एक को आप 70 दे रहे हो, एक को 30% दे रहे हो,
तो आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे ना, दोनों में अगर फाइट हो रही तो एक को 50 दोगे, एक को 50 दोगे। तो डॉक्ट्रिन वो ऑफ फुल का ही मतलब क्या होता है, रिड्यूस करना। वो इंक्रीज बट लिखा वो हुआ पर 100 रिड्यूस करना। सर, वो 100 से ऊपर नहीं होगा ना। नहीं, टोटल 100 से ऊपर 100 है तो कैसे हो उसे सकता है? 110 नहीं होगा, जैसे यहाँ 12 में 100, 15 बोल रहे हाँ, हैं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो जो 15 है उसको 12 कर देंगे ना। अच्छा, बार बार कर देंगे। ठीक है, ओके ओके, जी 12 जी कर, मैं बोल रहा हूँ बेटे ये जो चीज है ना हायर, इसको जी, छोड़ दो, इतना यूज का नहीं। तो ठीक मैं है इसको स्किप कर दूं, जी। सगुफा स्किप कर दे बेटा, प्रियंका इसे। यस सर। कर दीजिए सर। यस सर, कर दीजिए। इतना मत पढ़ो बेटा, अभी बच्चे हो, अभी एलएलबी सेकंड ईयर थर्ड ईयर आएगा, बहुत माइंड पजल हो। तो जो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है अभी उसको दिमाग में ग्रैब कर लो, इनफ, उससे ज्यादा मत जाओ। ठीक है ना, और ये आता भी नहीं है, मैं पेपर दिखा देता हूँ, अगर बिलीव नहीं मेरे ऊपर तो ये आएगा भी। ठीक है ना। इसके बाद देखो डॉक्ट्रिन ऑफ रेड रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है, सपोज दैट अगर मुझे एक ज्यादा शेयर मिल गया तो मैं वो शेयर किसको वापस कर दूंगा, रेजिडरी को वापस कर दूंगा। जैसे आपका शेयर है 100 शेयर है, तो मैं जैसे 100 शेयर में अगर मुझे ज्यादा मिल रहा है, जैसे फर्स्ट एल्डर सन को ज्यादा मिल रहा है, तो यंगर शेयर को क्या करेगा, अपना पोर्शन रिड्यूस करके यंगर शेयर को दे सकता है। उससे क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ रेड। क्लियर है ये चीज, इसको ऊपर से पढ़ ओके लेना, इनफ है बेटा। अब इसकी देखो, मैं कहना चाहूंगा इसका मतलब क्या है। देखो जैसे हमने पढ़ा, सबसे पहले सुन्नी लॉ में कितने शेयर होते हैं, 12 होते हैं, जिसमें 8 फीमेल 4 मेल, पढ़ के जाना। सिया लॉ में कितने, 9 है। शेयरर के बाद रेज्यूडरी आता है, रेज्यूडरी कौन होते हैं, दूर के रिश्तेदार। ठीक है, रेज्यूडरी में कैसे समझूंगा, अब शेयरर में ज्यादा शेयर मिल गया तो जो एक्सेस शेयर है मैंने रेज्यूडरी को दे दिया। रेज्यूडरी के बाद डिस्टेंट किंडरेड कौन होते हैं, जो दूर के रिश्ते होते हैं, बहुत ज्यादा दूर के होते हैं। इसके बाद अगर दूर के भी कोई रिश्तेदार नहीं लेना चाहता तो प्रॉपर्टी किसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है, गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाती है। क्लियर है ना ये चीज, आप खुद सोचो ना बेटा। अब जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैं बच्चा था, तो एक घर था, घर में कोई भी नहीं रहता था, एक सुनसान गाड़ी पड़ी हुई। तो मैंने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी इस घर का क्या हुआ, तो मेरी मम्मी ने कहा सरकार ले ली। तो उनको पहले से ही पता था, जो लावारिस वस्तु होती है उसको कौन ले लेते, सरकार ले लेती। क्लियर है ना ये चीज, चलो मैं आगे। तो इनहेरिट में कौन कौन डिस्क्वालीफाइड है, सबसे पहले जैसे आपने कोई मुस्लिम से हिंदू कन्वर्ट हो गए, ठीक है ना, तो बेसिकली आपका क्या होता है, आप इनहेरिट से डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाते हो। इसमें बेटा हमने पिछली क्लास में मेंटेनेंस में पढ़ा था, हिंदू लॉ में मेंटेनेंस में इलेगिमिटेड और इलेगिमिटेड दोनों आते थे, बट आपका इन मुस्लिम लॉ वी ओनली इंक्लूड लेगिमिटेड चाइल्ड, यानी कि मुस्लिम में हम क्या लेते हैं, लेगिमिटेड चाइल्ड लेते हैं, लेगिमिटेड चाइल्ड को नहीं लेते। अगर मान लो मैं किसी पर्सन को किल कर देता हूँ इनहेरिटेंस के लिए, तो प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है ना। सो बेसिकली प्रॉपर्टी मेरे को नहीं मिलेगी, मैं डिस्क्वालीफाई। देखो आपका जैसे हम मुगल एम्परर में देखते हैं कि एक औरंगजेब ने अपने 3 भाइयों को मार दिया था, तो सारी प्रॉपर्टी उसको मिल गई थी। तो उस समय बेटा 15 16 सेंचुरी में कोई शरीयत तक 1937 तो आया नहीं था। ये आपका शरीयत तक कब आया, 19 सेंचुरी में आया। तो 19 सेंचुरी में मुस्लिम लॉ में क्या कहा जाता है कि अगर कोई पर्सन अपने भाई की कत्ल कर देता है, मर्डर कर देता है, तो उसको प्रॉपर्टी से, इनहेरिटेंस से डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है। क्लियर है बेटा ये चीज, यस सर। ठीक है ना। इसके बाद देखो डॉटर को भी कई कई एरिया में एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जिसे रूल ऑफ प्रीगोमिनिस्टर कहा जाता है, कि एल्डर सन को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। सो वाटन एक्ट 1886 में जो फोर्थ स्टेट था, उसने कुछ रूल ऑफ प्रोमिनेंस फॉर डेवोल्यूशन ऑफ कुल कादरीज प्रॉपर्टीज और डॉटर के बारे में बात की गई थी। इसमें जो गुजर्स बकरवाल कम्युनिटीज थी, वो डॉटर को हर बार एक्सक्लूड की कर रही थी। तो जम्मू एंड कश्मीर में कुछ कम्युनिटीज में डॉटर को एक्सीड कर दिया था, क्योंकि मेल एग्नोर से और अदर को इनहेरिटेड दे दिया जाता। तो बेसिकली इस केस में डॉटर को एक्सक्लूड करके जो फर्स्ट प्रायोरिटी वो मेल को दी जा रही, ठीक है। इसके बाद देखो फिर आपका इंटरस्टेट सक्सेशन छोटा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं है।
तो बेटा मैंने मुस्लिम लॉ पूरा कंप्लीट करा दिया, मैं पेपर को दिखा दूं एक बार। बोलो बेटा Yes, sir. सगुफा, यस सर प्लीज। प्रियंका, पेपर देखे हम अब। मुस्लिम लॉ में Yes, कोई sir. डाउट था? मैंने कम से कम क्लासों में खत्म कराया इसे, मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ को। बोलो बेटा कोई डाउट है? हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ में अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है, पेपर मैंने दिखा दिया आपको, क्लियर है चीज? एक डाउट है मेरे को। हाँ हाँ बोलो बेटा। ये जो नोट्स में लिखा हुआ है पेज नंबर 24 में, राइट एंड ड्यूटीज ड्यूरिंग इद्दत, हाँ वो देने पड़ेंगे। नहीं इसमें तो पॉइंट लिखा है, दी वाइफ कांट मैरी अनदर पर्सन अंटिल कंप्लीशन ऑफ हर हाँ इद्दत, हाँ हस्बैंड सही बात कांट है। मैरी ए फिफ्थ वाइफ अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द डाइवोर्स वाइफ इद्दत। यहाँ पर तो 4 मैरिज ही वाइड है ना सर, तो ये फिफ्थ कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है? 4 इसलिए Valid है। व्यास की देखो मैं बताता हूँ। अब जो चौथी वाइफ है वो इद्दत पीरियड में होगी। अब हस्बैंड का क्या है, उससे डिजर्शन मन भर गया होगा, तो जी। जो चौथी वाइफ है उसको कांट मैरी या फिफ्थ, ये एक लॉ का वर्ड है वेदव्यास, इसको समझो कि चौथी को छोड़ेगा तभी जो पांचवी है, पांचवी ही तो एक्चुअली में चौथी होगी, समझे आप? इसका इसका मतलब चौथी को ना, 4 से ज्यादा शादी 4 allowed ही है होती उसको? हैं, 4। हाँ 4 ही होती हैं। वो पांचवी इसलिए कह रहा है कि कहने का मतलब है जब चौथी छोड़ेगा तो जो पांचवी होगी वो चौथी हो जाएगी बाद में। जो पांचवी वर्ड लिखा है लॉ को समझो, वो चौथी ही होगी आपकी, नहीं बट ठीक शादी है? तो फिर 5 ही हो गए ना सर टोटल। नहीं मेरी अरे मतलब बेटा 5 आप हो गई समझ थी। नहीं रहे। बट हाँ मतलब बोलो वाइफ बोलो। 4 ही रख सकते हैं, ऐसा ना सर? नहीं एट ए टाइम 4 वेदव्यास हाँ 4 में से शादी एक कर ले। माइनस हो जाएगा तो वो 3 ही तो बचेगा ना, फिर अगेन वो नहीं 4th बट हाँ शादी शादी करेगा। शादी तो ऑलरेडी उसकी ये 5वीं होगी ना, बट एज पर मुस्लिम हाँ लॉ मतलब एजुकेशन मेरी अप्रूव। पर वो रहेगी चौथी ही ना, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस तो खत्म हो जाएगा ना। नहीं बट एक हाँ शादी तो करेक्ट। 5 हो गई ना। डिवोर्स इसका हो मतलब गया। वो 10 शादी कर सकते हैं, एक को तलाक दिया फिर दूसरी क्या, तीसरी चौथी पांचवी। तो ये तो नॉर्मली भी होता है, नहीं बट एज पर रूल आई थिंक इट्स एक से डिवोर्स कर लिया तो आप नेक्स्ट शादी कर सकते हो। सर एक्चुअल क्या है, ये 4 शादी है या अरे मैं 4 समझा वाइफ तो एट रहा ए हूँ टाइम बेटा। रख चार सकते हैं? चार शादी आप एग्जिस्टेंस में रख सकते हो, दिस इज व्हाट मीन कि आप 4 शादी एग्जिस्टेंस में एक टाइम पे रख सकते हो, नॉट मोर देन दैट। ठीक है बेटा। सर इसका थोड़ा देखना पड़ेगा लग रहा है, और स्टडी करना पड़ेगा इसका। अरे बेटा मैथ्स में आप खुद सोचो ना, जैसे 4 से मैंने 1 एक्सक्लूड कर दिया, सर तो वो मैं समझ गया। पांचवा जो माई वर्ड पॉइंट यूज इज कर रहा हूँ। कि मुस्लिम लॉ में 4 मैरिज ही अलाउड है, या मैरिज कितनी भी अलाउड है, बट एट ए टाइम वाइफ दे कैन कीप 4। वेदव्यास मैं बोलती हूँ, नंबर ऑफ मैरिजेस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट जो एग्जिस्टिंग वाइफ आपकी होनी चाहिए एक पीरियड में वो 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, अदरवाइज वो इनवैलिड रहेंगी उनके मैरिज। बट एक जगह आपने नोट्स में पढ़ा है फिफ्थ मैरिज इज वाइड, मतलब वो गलत है फिर वो। हाँ वो गलत इसलिए है वो गलत क्योंकि है फिर। ऑलरेडी वो 4 के रिलेशनशिप में है, तो वो एक रिलेशनशिप उनमें से जब तक खत्म नहीं होएगी तब तक वो अगली की तरफ नहीं बढ़ सकता। ओके ठीक है व्यास, चलो बेटा आगे मैं आप। जी। तो बेटा देखो मैंने हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ अच्छे से करा दिया है, आपका बैच काफी अच्छा पढ़ने में है, तो मैं चाहता हूँ बेटा अच्छे से नंबर लाना, और अच्छे नंबर ही लाने आप लोगों को, ठीक है ना? अब कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है 1 मिनट में, कि जो आपके एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे बेटा, जुलाई से ही होंगे, तो बेटा आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। मैंने एलएलबी सेकंड ईयर में भी कह दिया कि थर्ड ईयर में कि पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब मौज मस्ती छोड़ दो, अब जो आपके पास नोट्स आ रहे हैं, जो जो टॉपिक हो चुके हैं उनको कवर अप हमने कर लिया है, 4 बुकें हमने कवर अप कर दी, 5वीं बुक करेंगे हम, 5वीं बुक लॉ ऑफ क्राइम होगा, ठीक है ना? 6ठी बुक कौन सी करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करेंगे। 7वीं बुक करेंगे टॉर्ट करेंगे। सो टॉर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जल्दी करा दूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक। और लास्ट में लीगल लैंग्वेज है, वो बेटा आपको खुद ही करना पड़ता है, उसका मैं पेपर दिखा दूंगा। वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एलएलबी तीनों साल में सबसे ज्यादा स्कोरिंग एलएलबी फर्स्ट ईयर ही है बेटा, जितना आप खींच सकते हो मार्क्स खींच लो, सेकंड थर्ड ईयर में मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोर्स लेंथी हो जाता है वो, ठीक है ना? तो इसका पेपर डिस्कस करते हैं।
जो पेपर आपके पास आया था, एक मिनट बेटा, हाँ, ये नोट्स भी नहीं पहुंचे थे क्या बेटा लॉ ऑफ क्राइम के? नहीं मिला है सर अभी। पहुंचे थे ललिता कि नहीं पहुंचे थे? नहीं सर, लास्ट नोट खाली मुस्लिम लोग के ही आए हैं, उसके बाद कोई नोट नहीं आए। ठीक है, मैं बोल देता हूँ। ठीक, अभी क्लास ले लो आप, फिर मैं क्लास के एंड में करवा के ही जाऊंगा, ठीक है? ओके सर। सो बेसिकली देखो आप, ये आपका मुस्लिम लॉ का एग्जाम है। एग्जाम का पैटर्न फिर आज देखेंगे बेटा, जितने भी बच्चे हैं। आपका एग्जाम का पैटर्न कुछ ओएमआर शीट में आएगा, जो मेरे हिसाब से काफी इजी है। 2 आवर्स रहेंगे आपके पास, ओएमआर की एक शीट आएगी, ठीक है ना? तो ओएमआर की शीट में जो बच्चे आते हैं, अभी सुबह क्लास में भी आए थे 3 बच्चे, तो उन्होंने बताया कि आपको जाना है और आपको टोटल 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो बात को समझना, ये जो पॉइंट नंबर 2 है सेक्शन, ये पढ़ के जाना बेटा, ठीक है ना? ये जो ओएमआर है 80 क्वेश्चन, ये सगुफा प्रियंका आप कम क्लासेस में होते थोड़े, तो इसको देख लो बेटा कि 100 क्वेश्चन में से 80 ही करना आपको सारे एग्जाम। मतलब कहने का मतलब है, जैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना बेटा, ठीक है ना? मैं जब से एकेडमी से जुड़ा तब से तो 80 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, और मैं आगे का कुछ नहीं कह सकता कि आगे 100 क्वेश्चन भी कर। सो आपका एक डाउट आ रहा होगा, क्या सर मैं अगर मैंने 85 कर दिया, 95 कर दिया, तो मेरे को क्या 90 85 या 90 के हिसाब से मार्क्स मिलेंगे? नहीं, आपको जितने फर्स्ट आपने 80 अटेम्प्ट किए उस हिसाब से मार्क्स दिए जाए, ठीक है ना? तो जो बच्चे अभी आए थे सुबह, वो भी कहते सर हम एक पेपर में लिख लेते थे 20 20 20, उस हिसाब से अटेम्प्ट करते। क्लियर है ना बेटा सबको? चलूं आगे मैं वाल्मीकि मिश्रा? यस सर। बताओ वाल्मीकि मिश्रा, क्लियर है ये चीज? सो पेपर में देखो, आपका पेपर ये पिछले अटेम्प्ट का ये पेपर में कुछ सेक्शन है, फिर ये खुला क्या है, काइंड ऑफ एग्रीमेंट डाइवर्स का होता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट कब आया था? 1955 में आया था। उसके बाद देखो मेजर स्कूल सिया का क्या होता है, मुस्लिम किससे गवर्न होते हैं? कुरान से होते हैं, शरीयत से होते हैं। तो बेटा मैं आपको एक हिंट देना चाहूंगा, जब आप पेपर को सॉल्व करते हैं, तो जब बोथ ए एंड बी होता है और ऑल ऑफ बोथ है, उसको ज्यादा टिक करना, ठीक है ना? इसके बाद देखो आप, कौन सा ओल्डेस्ट सोर्स है मुस्लिम लॉ का? इजमा, खियास है, या कुरान है? इसके बाद देखो बेटा, पेपर को देख सकते हो आप, मैं इसको छोड़ दूं बेटा, देख लोगे आप लोग कि कराना है? बताओ। सर देख ही पेपर को लेंगे। भिजवा देंगे ना तो बेटर होगा हमारे लिए ना। क्या बेटा? ये पेपर्स को भी हमें पेपर मिल जाता ना पिछले कुछ ईयर्स के, तो हमारे लिए बेटर होता। वो मैं आपको पेपर दिखाता हूँ, मैं कैसे, मेरी स्क्रीन को देखते रहना बस, ठीक है नहीं ना? मतलब हमें हमें भेज तो देते तो पूरा हम लोग सॉल्व कर लेते, बोलना सर। मैडम यदि ये पेपर भेज देती भेजा, तो। हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा। सो जी बेटा मैंने आप लोगों को एक लिंक बताया होगा, याद है ये लिंक? किसी को याद आया? स्क्रीन में मैंने खोला हुआ है, दिख जी रहा है ना सर, ये डी डी चीज? आर, यस। सो इसमें बेटा एक नई चीज मैंने आज देखी, इस बंदे से मैंने बात की है, ठीक है ना? जो साइट को चला रहे इस बंदे से मैंने बात की, इस पर्सन से। सो इस पर्सन ने ये कहा, जैसे आप बेटा सेकंड थर्ड ईयर कभी भी जाओगे, तो आपको सारे पेपर मिल जाएंगे इसमें। सो आप देख रहे हो बेटा, एलएलबी फर्स्ट ईयर के 2023 के पेपर आपके पास हैं, 2022 के पेपर हैं, ठीक है ना? एलएलबी सेकंड ईयर के नए आ गए, मेरे को ये चीज अच्छी लगी, एलएलबी सेकंड ईयर के नए पेपर आ गए 2024 के, ठीक है ना? तो जैसे कि मैं अगर पेपर को ये आपको लिंक प्रोवाइडेड है, सबको प्रोवाइडेड है ना बेटा ललिता ये लिंक? यस सर, प्रोवाइडेड है, आपने कराया था लास्ट टू लास्ट हाँ क्लास में मैंने नोट कराया कराया था, था, यस। रविंदर ये मैं वेदव्यास, नहीं था सर उस लिंक दिन, है मुझे आपके आइडिया नहीं, पास। मैं नहीं था सर उस दिन, मैं नहीं था उस दिन, नहीं एब्सेंट था। बेटा, ये एक बार ही शायद ना मुझे और याद बता है। देना, मैंने फोन चेंज किया है तो एक बार भेज देंगे तो हाँ बेटर हाँ होगा हाँ, सर। मैं टेंशन मत लो, करा दूंगा। तो देखो एलएलबी जो ये आपका लिंक है, इसमें सब कुछ है बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर। देखो मेरा बेटा कहने का मतलब क्या है, जब यार हम लोग पेपर को सॉल्व करते हैं ना, तो पेपर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना चाहिए, क्योंकि हमें एक आइडिया लग जाता है। और काफी हद तक अब एमसीक्यू पेपर है, तो 10 में से 6 क्वेश्चन
7 क्वेश्चन, या फिर पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन क्या होते हैं आपके प्रीवियस ईयर से ही होते हैं। सो जैसे कि फर्स्ट है बेटा, मैं फर्स्ट में कौन सा पेपर खोलूं आप लोगों के लिए? फैमिली लॉ 2 खोलते हैं। फैमिली लॉ 2, मैंने फैमिली लॉ 2 खोलना है। एक मिनट पर देख लूं मैं है इसमें कि नहीं। आज ही है, देखो आप। सो फैमिली लॉ 2 मैंने खोल दिया, ठीक। ये कुछ ऐसे खुलेगा आपके पास। हाँ, सो बेटा इसको क्लिक करना है। देखो इसको क्लिक करोगे ना आप, इसको मैंने क्लिक किया तो देखते रहो स्क्रीन में, पेपर कुछ ऐसे खुलेगा आपके लिए। सो पेपर खुल गया। क्लियर है बेटा ये चीज? तो जो Yes, मैंने sir. जो पेपर प्रोवाइड करा, ये 2 पेपर है। ये तो एक साइड से आप ले सकते हो। ये तो अभी जो एलएलबी थर्ड ईयर में उनके समय ये पेपर आया था, और जो अभी एलएलबी सेकंड ईयर में वो पेपर मैंने पिछला दिखाया, पिछले से 2 साल पहले का पेपर है। तो इसको देख लेना बेटा, आप सॉल्व करना बैठ के घर पे, और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मैं पहले हिंट दे रहा हूँ बेटा, लॉ ऑफ क्राइम और मुस्लिम लॉ में सबसे ज्यादा बैक आती है बच्चों को, ठीक है ना? और सब में बैक नहीं आती, बच्चे अच्छी इजिली कर लेते हैं। सो प्राइमरी सोर्स कितने टोटल? 6 है। 5 4 8 4 है, 4 4। कितने वर्सेस गिवन है? इन पेपर को सॉल्व कर लेना बेटा। कितने स्कूल हैं आपके? सिया स्कूल कितने हैं? कितने सुन्नी स्कूल हैं? ठीक है, हटा दो बेटा। मैं प्रॉफेट मोहम्मद कब बॉर्न हुए थे, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी, नोट्स में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि नोट्स में कुछ भी अवेलेबल नहीं, ठीक है। बोलो बेटा, ठीक है सर. कर लोगे? यस सर. सर यहाँ पे निकालेंगे साइड से जाके. एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं प्लीज? बोलो बोलो, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मुस्लिम लॉ है, अभी आप कह रहे हो इसमें ज्यादातर बैक हम्म, आती हैं बच्चों की, ठीक है, इसमें और क्राइम ऑफ लॉ हाँ में। जी। अब एक्चुअल में हम्म, अगर आप मुस्लिम का देखो तो अभी तक जो यूसीसी को वो किया जा रहा है, इनके जो सारे केसेस होते हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के थ्रू ही होते हैं। तो सर फिर ये इस एलएलबी का पार्ट मतलब क्यों रखा हुआ है, व्हेन जब कॉन्स्टिट्यूशन इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी चीजें नहीं आती? मतलब जो बोला जाता है यही है कि अभी तक जो मुस्लिम्स गवर्न होते हैं वो एआईएम पीएलबी से होते हैं। देन व्हाट इज द हम्म। लॉजिक बिहाइंड दिस? इसके बिहाइंड दिस बेटा समझा नहीं ध्यान से आपकी बात। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे अभी हमारे 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें से एक ये हम्म, मुस्लिम लॉ भी है, हिंदू फैमिली लॉ भी हाँ है। जी। लेकिन जब आप केसेस की बात करते हो तो जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है वो गवर्न की जाती है, गवर्न और रेगुलेट होती है इससे आपके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड से। तो मेरा ठीक है। मेरा क्वेश्चन बस ये है कि जब एक चीज किसी के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं, तो उसे फिर इस हम्म, स्टडी का पार्ट क्यों बनाया गया है? एक जनरल क्वेश्चन है। मतलब फैमिली लॉ का क्यों पार्ट बनाया गया? आप ये भी कह हाँ, सकते हो कि ललिता। हाँ फैमिली लॉ, हाँ जी। अब बेटा देखो, अब है, अब मैं क्या बोल सकते हैं। देखो ये सबको पढ़ना है, जो आप ये कर रहे हो ना ललिता, एलएलबी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, जी ये सर। सारा लॉ आपको पढ़ना ही पड़ता है। जैसे इसमें आप कुछ जो कोर्सेज हैं, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, मैं आईपी की बात करता हूँ, मैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। सो हाँ जी। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में भी बेटा हिंदू मुस्लिम लॉ ये पढ़ाया ही जा रहा है। हम इससे आर्ग्यू थोड़ी ना कर सकते हैं बेटा। हाँ नहीं नहीं, आर्ग्यू नहीं कर रही मैंने तो, एक फिर जस्ट मेरे मन में क्वेश्चन आया इसलिए मैंने पूछा कि जिस चीज को गुड हम क्वेश्चन, इम्प्लीमेंट कोई बाद नहीं। में आगे जाके नहीं कर सकते तब भी उसके। करना पड़ेगा बेटा, कोई चॉइस नहीं। अब मैं कैसे क्या बता दूं बेटा। अब जैसे एलएलबी सेकंड ईयर में आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स करोगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस लीगल थ्योरी करो, तो आपका तो मेन दिमाग में आएगा भाई मैं कर ही क्यों रहा इसका, जब आगे अप्लाई नहीं एडवोकेसी। जैसे अभी हम हिंदू हैं,
तो हम मुस्लिम के बारे में क्यों पढ़े? देखो हमें हाँ, नहीं नॉलेज हर नहीं नहीं चीज की सर, होनी वो चाहिए। ये नहीं है कि हम इनके बारे में क्यों पढ़े, मुस्लिम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके पढ़ने का नहीं है, बट क्वेश्चन सारा ये है कि जैसे वो एक चीज पे अप्लाई ही नहीं हो रहा, तो खैर देखो आप लॉ भी है पढ़ा ही बेटा, रहे ये हो आपका बिल्कुल। लॉ है, हाँ जी। हम कुछ नहीं कर सकते ललिता, करना ही पड़ेगा बेटा, लास्ट ऑप्शन। ठीक है सर। हर लॉयर को पढ़ना पड़ता है बेटा, अब मैं क्या करूं बताओ? हाँ नहीं, मैं अब आपके आने लिए इट्स बेटा ऑब्वियस फॉर मुझे कोई, एवरीवन। मैं तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं होती। मैं तो हर संडे का आता हूँ तो फ्रेश माइंड से कि हाँ मुझे टारगेट कंप्लीट करना है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में बेटा मेरे हिसाब से लीगल लैंग्वेज हटा देना चाहिए, बट भाई हाँ सही है, बच्चा स्कोर कर लेता है। सेकंड ईयर में मेरा क्या मान है, जो रिपीटेशन लीगल थ्योरी हटा देना चाहिए, पर भाई करना है, कर रहे हैं बच्चे। हर लॉ स्टूडेंट का सबसे बेकार सब्जेक्ट माना गया है, ज्यूरिप्रूडेंस लीगल थ्योरी। फिर एलएलबी थर्ड ईयर की बात करते हैं, एलएलबी थर्ड ईयर में तो और दिमाग खराब होता है, थ्योरी ही थ्योरी है, तो बेटा करना पड़ेगा ललिता, ये हम कुछ नहीं कर सकते यार। ठीक हम है सर, ठीक। एडवोकेट्स भी कर रहे हैं तो हमें सारी चीजें, अब जैसे आप बेटा ग्रेजुएशन में आर्ट्स ग्रेजुएट हो कि कॉमर्स ग्रेजुएट हो आप? सर मैं आर्ट्स की हूँ। चलो आर्ट्स के, तो आर्ट्स में क्या बेटा पॉल साइंस हिस्ट्रीज का आगे कुछ याद यूज हुआ? आपको तो अपना करिकुलम फुलफिल करना है ना, अपनी डिग्री लेनी, हाँ जी सिंपल सर, सी बात है। हिस्ट्री का तो खैर कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ पोल साइंस तो चलो रूटीन में हमारे आसपास सब कुछ होता ही है, तो वो तो समझ हम्म। आता है। ये है, बट यस हम्म। हिस्ट्री इज हिस्ट्री, और वो भी रटी ही जाती है उस टाइम पे। ठीक है बेटा, सो देखो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना क्या, पहले मैं एक मिनट। सर क्वेश्चन पेपर भेज दिया हाँ, गया। मैं 10 मिनट था नहीं, एक्चुअली मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। क्वेश्चन नहीं पेपर। नहीं बेटा, अभी मैं क्लास के एंड में भेजता हूँ बेटा सब कुछ, पहले ठीक। मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं भेजना। ठीक है। सो बेसिकली देखो आप, मेरे पास बेटा देखो एक में मैं दिखा देता हूँ, नोट्स प्रोवाइडेड होंगे शायद, देखो करो आप, आपको मिलते हैं यार, आप लोग कई बार देखते नहीं मिल, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। सो बेटा देखो एलएलबी फर्स्ट ईयर में आपका लॉ ऑफ क्राइम है, जिसे इंडियन पेनल कोड कहते हैं। ये थोड़ा सिंपल है, ये सिंपल कैसे, जैसे हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ था, तो मैंने ऐसे इसे क्रिएट किया। ये 141 पेजेस है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर हमारे सिलेबस में तो बीएनएस है, हम ये क्यों पढ़े? तो सिंपल सी बात है बेटा, आपको थ्योरेटिकल ज्ञान होना चाहिए, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैं इसको जल्दी जल्दी कराऊंगा, ऐसा नहीं कि इसमें समय व्यर्थ करूंगा, इसको जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे। इसके बाद एक बेयर एक्ट है, जिसको अगर पूरा बेयर एक्ट पढ़ना है तो बेयर एक्ट से पढ़ सकता है, इच्छा आपकी है बेटा, ठीक है ना, आपके लिए जो सूटेबल रहेगा उससे पढ़, मेरा काम है नोट्स प्रोवाइड कर देना। इसके बाद देखो फिर बीएनएस है। सो देखो आप अगर, वैसे अभी खैर बच्चे ही हो आप, सेकंड थर्ड ईयर में जाना ही नहीं है, मैं साफ सीधी बात। तो बेटा देखो सेकंड ईयर में मैंने बीएनएसएस के भेजे हुए और बीएसए के भी भेजे हैं। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देखो स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। बीएनएस को क्या कहते हैं, इंडियन पेनल कोड, जिसे लॉ ऑफ क्राइम कहते हैं। पैनल भी फर्स्ट ईयर में इसी से पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा। पहले क्या करेंगे, हम 2 क्लासरूम में जो सिंपल नोट्स है उसको कवर अप कर देंगे, दूसरी क्लास में मैं बीएनएस कराऊंगा। जैसे सिंपल नोट्स में कुछ चीजें जो छोड़ने वाली, डिलीटेड पार्ट है, तो मैं हटवा दूंगा, मैंने भेज दिया आपको क्योंकि पिछली क्लास में हमने किया था, पिछले ईयर से वही, तो मैं आपको स्किप करा दूंगा, वो टेंशन मतलब बीएनएस से ही करके जा, मैं अभी भी समझा रहा हूँ बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन किससे आएगा लॉ ऑफ क्राइम में, बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता। बीएसए क्या था, लॉ ऑफ एविडेंस था। सो एलएलबी सेकंड ईयर में आपका बीएन डबल एस है और बीएस से, ठीक है बेटा। सो मैं सिंपल नोट से स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो बोलो सर। बोलो। नो सर। ऑल नो गुड। सर। सब, सो बेसिकली देखो आप, लॉ ऑफ क्राइम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो ये थोड़े काफी इजी है, ये जैसे अगर मैं क्लास भी ना लूँ ना, आप एक बार इसको रीड भी कर लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बस जो कॉन्सेप्ट है मैं ऊपर से बताता रहूंगा, ठीक है ना।
सो बेसिकली लॉ ऑफ क्राइम में हम पढ़ते क्यों है? लॉ ऑफ क्राइम हमारा डील क्या करता है? लॉ ऑफ क्राइम में हम पनिशमेंट, जैसे कोई क्रिमिनल एक्यूज पर्सन, तो एलएलबी फर्स्ट ईयर में हम उस कॉन्सेप्ट को डील करते हैं, ठीक, कि रेप क्या होता है, सोडोमी क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, कल्पलेबल होमोसाइड क्या होता है, हर्ट क्या होता है, ग्रेवियस हर्ट क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, अबेटमेंट क्या होता है। बोल रहा हूँ बेटा, आपको अभी समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी क्या होता है, मैंसरिया क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, इसी के लिए मैं पहले करा, ये तो कराने में बीएनएस से स्टार्ट कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर कुछ समझ नहीं आएगा आपको, जब टर्म ही नहीं पता तो वो चीज का करोगे नहीं, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ आज की क्लास ही में बेटा 2:15 तक चलेगी आपकी क्लास, 2:15 तक। तो मैं क्या करूंगा, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ क्राइम का आज ही की क्लास में क्लियर कर दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम बीएनएस से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करूं बेटा मैं फिर? ओके सर। यस सर। ठीक है रविंद्र, प्रियंका, सगुफा, यस सर, स्टार्ट कर दो। ठीक है ना। देखो बेटा, मैंने आप बच्चों के लिए अपना पेज तो वो करा है, क्योंकि मैं देख बोरियत में कहने क्या पढ़ाते समय बच्चों तो मुझे भी अच्छा लगता है। सेकेंड ईयर में मैंने किया, अभी फर्स्ट ईयर में किया स्टार्ट, सेकेंड ईयर में आते हैं बच्चे, बैठते हैं मेरे साथ, तो मैं डिस्कस करता हूँ उनके साथ उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं। सो हम लॉ ऑफ क्राइम में सबसे पहले देखो, क्राइम आपका डेफिनेशन में नहीं है। क्राइम क्या होता है, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। अब स्टेजेस कैसे होते हैं क्राइम के, पहले उसको देखेंगे। स्टेजेस ऑफ क्राइम, एक मिनट, स्टेजेस में बेटा, स्टेजेस में बेटा देखो, आपका मैंसरिया आता है, ठीक है ना। मैंसरिया के बाद देखो स्टेजेस में मैं यहीं से दिखा देता हूँ। सबसे पहले कोई एक्ट है, जैसे आपका हम क्राइम कर रहे थे, ये बस वर्ड को समझ लो, आपकी जो क्लास है आज की वो बेसिक क्लास है लॉ ऑफ क्राइम की। तो एक्टस रियस का मतलब क्या होता है, गिल्टी एक्ट यानी कि वॉलेंट्री है। अब जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है कि एक पर्सन है, एक पर्सन ने क्या करा, एक भिखारी को खाना नहीं दिया। सो बेसिकली एक वॉलेंट्री एक्ट है, भिखारी की डेथ हो गई बिना खाना खाए, तो इसमें क्या वो पर्सन क्रिमिनल है कि नहीं है? हाँ बताओ बेटा। नहीं है। नो सर। हाँ वेरी गुड, नहीं। बट सेम एक पर्सन ने अपने खुद के बेबी को खाना देने से मना कर दिया, तो यस ही इज क्रिमिनल, इज यस। फाउंड एक्टस रियस, यानी कि अपने खुद के बच्चे को जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी देना, वो नहीं दिया। सो बेसिकली क्या हुआ, गिल्टी एक्ट माना जाएगा। सो बेसिकली एक्टस रियस क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट है क्राइम का। ये बेसिकली इट इंक्लूड्स एक्ट्स कॉन्ट्रा टू द लॉ, एक्ट जो एप्लीकेबल होगा लॉ के। अब ह्यूमन कंडक्ट में क्या आता है, कमीशन और ओमिशन। ओमिशन यानी कि भूल जा, जैसे इस पर्सन ने अपने बच्चे को खाना देना भूल गया, तो यस ही इज क्रिमिनल, ही इज डूइंग, ही इज अक्यूज्ड पर्सन। ये कौन है, अक्यूज्ड पर्सन। कमीशन का मतलब क्या होता है, जानबूझ के, ठीक है। सो बेसिकली ये देखो आप, टर्म एक्ट क्या होता है, एक सिंगल एक्ट है, सीरीज ऑफ एक्ट, इसमें सीरीज ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। मैंसरिया वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मैंसरिया क्या है, एलएलबी फर्स्ट ईयर में हम लॉ ऑफ क्राइम पढ़ते हैं, एलएलबी सेकंड ईयर में बेटा वही BN है, डबल एस करते हैं, एलएलबी थर्ड ईयर में क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी पढ़ेंगे। तो मैंसरिया आपको पता होना चाहिए, क्लियर ये चीज। सो बेसिकली मैंसरिया क्या होता है, स्टेट ऑफ माइंड फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि गिल्टी माइंड। क्लियर है ना चीज, गिल्टी माइंड आप कैसे। सबसे पहले देखो डायग्राम में दिखा रखा है कि एक हस्बैंड है अपनी वाइफ को मारना चाहता है, एक मिनट बेटा, तो अपनी वाइफ को मारना चाहता है, क्लियर है ये चीज। सो बेसिकली वो जो अपने लवर को उसने शूट किया, वो क्या उसका एक इंटेंशन है, ठीक है ना। इसके बाद देखो हस्बैंड ने, एक मिनट बेटा, मैं एक मिनट, मुस्लिम लॉ में एक मिनट कोई बताएगा मुझे क्या क्या टॉपिक कवर अप कर लिए बेटा, बताओ ललिता।
एक मिनट सर बेटा, मैं मैसेज कर दूं। हाँ जी, हाँ हाँ आज बोलो। इसके सारे हो गए, कॉल आ गई। टेस्टामेंट्री विल से शुरू होके इन टेस्टामेंट्री पे भी हम्म, हम आ गए। ये पूरा हो गया, हम्म, गार्जियनशिप भी हो गई इसमें कि क्या था क्या नहीं। ठीक है। और और तो सर आज ये पूरा का पूरा ही कि किस किस को जो शेयर देना था प्रॉपर्टी का इन केस ऑफ हम्म, इंटेस्टामेंट्री, कि कैसे इनके कितने होते हैं। जो शियाज के हैं उसमें 12 होते हैं टोटल। और मतलब यही जो सबसे नियरर वन है पहले उनका शेयर है, फिर दूर के रिश्तेदार हैं, फिर बहुत दूर के रिश्तेदार, उसके बाद जो एस्टेट है वो है कि भाई गवर्नमेंट उसको अंडरटेक करेगी उस प्रॉपर्टी को। वक्फ बोर्ड को दोबारा से आज हमने रिवाइज किया पूरा का पूरा। ठीक है ठीक है, अच्छा है। और जी सो देखो, स्टार्ट करता हूँ मैं, एक मिनट। एक सो बेसिकली देखो आप, मैं सीरिया कहने का मतलब एक हस्बैंड है, उसने जानबूझ के अपने लवर को, एक्स लवर को शूट कर। तो जो हस्बैंड है उसका क्या इंटेंशन। इसके बाद देखो नॉलेज, नॉलेज कहने का मतलब एक हंटर है, अब हंटर क्या कर रहा है, शूट कर रहा है। तो एक आपका ये सेंट्रल पार्क की का झाड़, सो बेसिकली कोई झाड़ है, उसमें उसको पता नहीं था, बट उसको नॉलेज तो थी कि जैसे, अब जैसे मैं बोला जाता है मुझे कि मुझे रश ड्राइविंग नहीं करनी, बट मैं रश ड्राइविंग कर रहा। सो रश ड्राइविंग से क्या हो रहा है, मैं ट्रैफिक रूल्स को भी ब्रेक कर रहा हूँ और किसी इनोसेंट पर्सन का एक्सीडेंट कर सकता हूँ। सो इंटेंशन, नॉलेज क्या होता है, मेंस एरिया के पार्ट होते हैं, समझो आप मेरी बात। मेंस एरिया के पार्ट क्या होता है, एक तो इंटेंशन होता है, नॉलेज होता है, रेकलनेस, रेकल रेकलनेस क्या मतलब क्या होता है, एक कार रेकलेसनेस ड्राइवर है। इसका लापरवाही हाँ बोलो करना, बेटा। लापरवाही हिंदी में। हाँ वेरी गुड, जी। एक्सीलेंट। सो बेटा देखो, इसमें जैसे एक्टियस नॉन फेसेट रियम है, निसी में सिट रिया, ये जो लैटिन वर्ड है, देखो मैं बोलूंगा नहीं, बट आपको एग्जाम में, जैसे मैंने इसको काफी ज्यादा जूम कर दिया देखने के लिए। तो बेटा ये पढ़ के जाना आपको एग्जाम में, ठीक है ना। द एक्ट इटसेल्फ इज नॉट क्रिमिनल अनलेस accompanied बाय द गिल्टी माइंड। कोई भी एक्ट क्रिमिनल नहीं होता जब तक वो फुलफिल नहीं किया जाता गिल्टी माइंड से। इसके बाद देखो नेग्लिजेंस। अब कोई मेडिकल प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन में किसी पर्सन ने, किसी डॉक्टर ने किसी नेग्लिजेंस से किसी बंदे को क्या दिया, एक मेडिसिन दी, उसकी डेथ हो, तो ये भी क्या माना जाता है, आपका गिल्टी माइंड माना जाता है। सो बेटा मैंने क्राइम में क्या पढ़ा, मैंने क्राइम में दो चीजों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर अप किया। एक मेंस रिया क्या होता है, मेंस रिया होता है गिल्टी माइंड, जानबूझ के मेरा जो दिमाग चाहता है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। एक्टस रिया क्या होता है, वॉलेंट्री एक्ट, गिल्टी एक्ट ना चाहते हुए भी हो जाता है, ठीक है ना। मेंस रिया यानी जानबूझ के, एक्टस रिया ना चाहते हुए भी हो रहा है। तो इसमें देखो ये 4 स्टेजेस है, इंटेंशन, नॉलेज, रेकलनेस और नेग्लिजेंस। ये सारे आप चीजें कवर अप कर सकते हैं किसके स्टेजेस में बेटा, मेंस रिया के स्टेजेस। अब इसमें केस लॉ बता रखा है मेंस रिया में कि बी नाथुलाल है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। सो इसमें भी सेम है बेटा, फूड ग्रेन की उसको नॉलेज थी। अब उसने क्या करा, गलती से फूड ग्रेन में डिफेक्टिव था, चेकिंग में पाया गया, तो क्या हो गया, उसका कोई गिल्टिंग नहीं, मतलब लाइसेंसिंग ऑफिसर का था और उसने क्या करा था, लाइसेंस नहीं बनवा रखा था और लाइसेंस की नीड नहीं थी, तो उसे गिल्टी माइंड नहीं पाया गया था। सेम सी मालहान के वर्सेस कोरा बीबी कुट्टी, ये सुप्रीम कोर्ट है बेटा, जो एससी लिखा हुआ है आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। सो एक्यूज क्या था, एक फाइनेंसर था, उसने व्हीकल को सीज कर दिया जिस जब उसकी इंस्टॉलमेंट उसे नहीं मिली थी। तो जो पर्सन है जिसके व्हीकल को सीज किया गया था, उसने क्या करा, पुलिस में कंप्लेन कर दी कि भाई मेरा व्हीकल चोरी हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि देखो आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे, तो यस यू आर मेकिंग, यू आर फाउंड ऑफ गिल्टी मैन, यू आर द अक्यूज पर्सन। सो आप जो इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर रहे, आपको क्या बोला गया था, accused पाया गया, the accused cannot be convicted for the offense of theft under the section 379। सो बेसिकली बेटा आपके जो लॉ ऑफ क्राइम में जो सेक्शन है वो नहीं करने, बीएनएस के करने, ठीक है ना। बीएनएस के सेक्शन की लिस्ट मैंने दे रखी है।
अभी जो क्लासेस चलेगी आज की और नेक्स्ट क्लास जो 1 आवर की चलेगी, उसमें बस मैं टॉपिक को क्लियर करूंगा बेटा, ठीक है ना, कोई सेक्शन नहीं करेंगे। अब मोटिव और इंटेंशन का मतलब क्या होता है? मोटिव जो मैंने दिमाग में सोचा है, पर्पस, इंटेंशन जो मैं कर रहा हूं। मैंने सोचा मनी मेरे पास आ जाए, मेरा मोटिव, मेरा पर्पस है। इंटेंशन क्या है? चोरी का। ये भी आपका मैंसरिया का पार्ट है। अब देखो मैंसरिया में क्या क्या नहीं है। सो मैंसरिया बट वेन नॉट रिक्वायर्ड, जब कोई लॉ का एक्सक्यूज है। कहने का मतलब है जैसे कि मैं एक अनपढ़ इंसान, ठीक है, सो अनपढ़ इंसान हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, या फिर मैं 80 ईयर्स से बिलो का हूं, ऐसे समझो, 60 से 80 ईयर्स का हूं, मुझे इनकम टैक्स फाइल करनी है ITR। सो ITR क्या एक लीगल है कि मुझे फाइल करनी है, बट मैं उस फाइल का ITR को भूल गया। तो इस केस में क्या मैं श्रिया हूं? मैं नहीं, मैं श्रिया मेरे पे अप्लाई नहीं होगा। मैं श्रिया इज नॉट एप्लीकेबल टू मी व्हेन आई एम एट द एज ऑफ 60 to 18 ईयर्स। जब मैं 60 से 80 ईयर्स का हूं और मुझे उसके बारे में नहीं पता। कोई देखो ये MC जॉर्ज उसी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र आगे आएगा, ठीक है ना, जो केसेस है ये आगे पढ़ूंगा मैं। पब्लिक नॉनसेंस का मतलब मैंने कोई पब्लिक नॉनसेंस करा दिया। पब्लिक नॉनसेंस कहने का मतलब क्या होता है? जैसे कि आम दिन हम देख रहे हैं बीजेपी और केजरीवाल, इनकी फाइट होती रहती है, तो मैं सिर्फ गिल्टी फाइंड नहीं मान गए, वैसे एक पब्लिक नॉनसेंस करा। केसेस जो आपके क्रिमिनल नेचर के नहीं होते बट प्रोहिबिटेड किए गए हैं पब्लिक एट लार्ज, इसे बेटा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी, इसे लॉ ऑफ टॉर्ट में करेंगे, ठीक है ना। ये रिलायंस वर्सेस फ्लेचर का केस वेरी इंपॉर्टेंट केस है। ये मैं टॉर्ट में करूंगा, इंग्लिश लॉ में कवर अप करूंगा, ठीक है। बोलो बेटा। बताओ बेटा इसके बाद। ललिता वेद व्यास क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी यस सर, सर। बिल्कुल। अब देखो अंडर IPC में वेजरिंग वॉर हो गया, सिडिशन हो गया, किडनैपिंग, अबडक्शन, काउंटर फिटिंग कॉइन्स। सो व्हाट इज काउंटर फिटिंग कॉइन्स? सगुफा आप बताएंगे। काउंटर फिटिंग कॉइन्स क्या होते हैं बेटा? So नकली करेंसी for coins. करेक्ट। वेजरिंग वॉर क्या होता है रविंदर? Waging war like against the state or against the government. You are waging a war, like starting a war. Sedition, what is the meaning of sedition? Sedition is anti-national sedition, that you're acting against the nation. हाँ वेरी गुड। सो बेसिकली IPC के कुछ टर्म्स है, इसमें मैं सीरिया रिक्वायर्ड नहीं, इसमें आप गिल्टी फाउंड किए ही जाओगे, ठीक है ना। फिर देखो लाइबिलिटी क्या होती है आपकी, 4 तरह की है लाइबिलिटी। फर्स्ट जो एक सिंगल पर्सन कर रहा है वो लाइबिलिटी है। जॉइंट लाइबिलिटी जो 2 पर्सन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव यानी मैंने सोचा, वाइक्रेस यानी कि जो परफॉर्म हो गया। क्लियर है चीज? कंस्ट्रक्टिव जब मैंने सोच रखा है, वाइक्रेस जो परफॉर्म हो गया। सो कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट में मतलब क्या होता है? कॉमन इंटेंशन कहने का मतलब है जो एक सिंगल पर्सन का कॉमन इंटेंशन, जैसे कि डकैत है, ठीक है ना, अब डकैती कर रहे हैं, डकैती समझते हैं ना बेटा। सो जो डकैती कर रहे हैं, सो क्या हो गया? कॉमन ऑब्जेक्ट हो गया। जो एक पर्सन करता है वो कॉमन इंटेंशन है, और जो आपका ज्यादा, एक पर्सन से ज्यादा कर रहे हैं वो क्या होगा? कॉमन ऑब्जेक्ट हो। ठीक है बेटा, चलूं मैं आगे अब। यस सर सर। मतलब Okay. दो लोग बैंक रॉबरी करेंगे तो वो डकैती होगी, और अगर एक बंदा हो तो रॉबरी होगी। व्हाट कॉमन इंटेंशन देखो मैं मतलब समझाना एक से ज्यादा पे चाहूंगा। आ जाएगा। जैसे 5 पर्सन, ठीक है ना, हाँ 5 पर्सन में से 4 पर्सन ने क्या करा कि हम बैंक को लूटेंगे। तो जो 4 पर्सन है बैंक को लूट रहे हैं, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट। और जो पांचवा एक सिंगल पर्सन है वो बाहर देख रेख कर रहा है कि कोई पुलिस वाला ना जाए, तो कॉमन इंटेंशन।
क्लियर है ना ये चीज? यस सर। बताओ बेटा। यस सर। इसके बाद देखो कॉमन इंटेंशन में क्या है आपका, परमेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग किंग एम्परर, ये भी ऑल इंडिया रिपोर्ट। AIR का मतलब क्या होता है? ऑल इंडिया रिपोर्ट। सो पोस्ट मास्टर केस का था ये, इसमें पोस्ट ऑफिस में वही कॉल एक डकैती की गई थी, तो डकैती में उन्हें मैंसरिया फाउंड करके पनिश किया गया था। इसके बाद देखो आप, इंटेंशन क्या आपका, एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ मैंसरिया है। इंटेंशन को आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया, ये सेक्शन 34 से डील होता है। इंटेंशन क्या होता है आपका, इसमें हायर कल्पेबिलिटी देन नॉलेज, राशनेस और नेग्लिजेंस। सो बेसिकली इंटेंशन आपका हायर माना जाता है। कॉमन इंटेंशन का मतलब क्या होता है, एक प्री अरेंज प्लान है जो सारे इंडिविजुअल एक्ट कर रहे हैं फर्दरेंस ऑफ द प्लान के लिए। क्लियर है बेटा ये चीज? बोलो। यस यस सर। सर। इसके बाद देखो आप, फिर एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। सो बेसिक कोई फर्दरेंस फर्दरेंस एक्ट के लिए कोई सा भी इंटेंशन किया जा रहा है तो बेसिकली आपका लायबिलिटी होगा। अब देखो एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इसमें भी शंकर लाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जितने भी केसेस है ना बेटा, मैंस फाउंड किया गया था और इन्हें गिल्टी फाउंड किया गया। स्पॉट मीटिंग ऑफ माइंड, स्पॉट यानी कि कोई आया उसने मेरे साथ कॉन्स्पिरेंसी की। तो अभी आप कॉन्स्पिरेंसी और अबेटमेंट पढ़ेंगे। अबेटमेंट का मतलब कोई बताएगा बेटा? रविंदर वेदव्यास, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्पिरेंसी एंड अबेटमेंट? Sir, अबेटमेंट सर शर्त conspiracy लगा कर। means conspiracy means 2 or 3 people, like more people, they have a common intention. They act together, and abetment means you are enticing somebody, or he is not having full knowledge, but you include him in your act. करेक्ट बोला, एकदम सही है जवाब। कॉन्स्पिरेंसी को क्या बोलूंगा मैं? षड्यंत्र करना। ठीक है ना? कॉन्स्पिरेंसी जैसे मेरे 4 दोस्त मिल गए, मैंने उनके साथ कॉन्स्पिरेंट किया कि हम यहाँ पे चोरी करेंगे, तो कॉन्स्पिरेंसी को मैं षड्यंत्र कहूंगा। और अबेटमेंट को क्या कहूंगा बेटा बताओ, अगर हिंदी में बोलना चाहे हम, व्हाट इज मीन ऑफ अबेटमेंट? गुमराह कर दिया। हाँ, गुमराह कर दिया। वेरी गुड, सही जवाब दिया है। बताओ ललिता, व्हाट डू यू मीन बाय सर अबेटमेंट? आई एम नॉट श्योर सर, मुझे लगा कि शर्त लगा के किसी के साथ कुछ करना। अब देखो मैं बताता हूँ, कॉन्स्पिरेंसी का मतलब होता है साजिश करना। ये वर्ड को याद रखना, हिंदी वर्ड से याद रखना। कॉन्स्पिरेंसी का मतलब होता है साजिश, और हाँ जी। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? उकसाना। ओके मैं उकसा रहा हूँ बंदे को कि तू गोली मार उसको। जी, तो भड़काना उसको। अबेटर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक ओके है, बताओ बेटा वेद व्यास। यस सर, क्लियर है। वाल्मीकि मिश्रा, प्रियंका सगोफा, क्लियर है ये चीज? Yeah, all good. यस सर क्लियर। प्रियंका सगोफा, क्लियर है बेटा ये चीज? Yes, sir. बोरिंग तो नहीं लग रही ना क्लास आज की? नो थोड़ा सर। थोड़ा थ्योरी है, इसलिए जब एक्ट पढ़ेंगे तो अच्छा और लगेगा। लगेगा, मैं या समझ जाऊं बेटा, मैं क्या करूं? देखो हमारी मजबूरी है ना बेटा, देख मेरी तो मजबूरी, मैं तो टीचर हूँ, हर चीज कराता हूँ। सोचो मेरा हाल क्या होता है, मैं तो एक कमरे में बैठा हूँ और कोई भी बंदा नहीं होता। नहीं नहीं, कोई आप लोग तो फिर भी कंटिन्यू सर। घर में हो, काम कर लिया। ठीक है ना? मेरा सोचो मैं तो कितना कितना सफर करता हूँ। तो देखो हम अपने आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं सब। ठीक है, सो देखो आप, ये बेसिकली इन तीनों केसेस में क्या है, गिल्टी माइंड फाउंड किया गया था मैंसरिया था। बस इससे ज्यादा नहीं करना मुझे। ठीक है ना? BNS पे ज्यादा ध्यान देना। अब देखो कुछ कुछ पॉइंट्स थे कॉमन इंटेंशन के। सबसे पहले वही
माइंड्स में पहले सोचा गया वो नेसेसरी होना चाहिए। प्री मेडिटेशन यानी कि पहले से साजिश की गई। कॉमन इंटेंशन एक स्पोर डेवलप एट द स्पोर ऑफ द मोमेंट। कहने का मतलब है जैसे कि एक किराया वो मकान मालिक है, उसके किराए पे 4 लड़के रह रहे। अब चारों लड़कों में से किसी एक लड़के के मन में एकदम रैंडम आ गया कि आज चलो मकान मालिक को मर्डर कर देते। सो स्पोर एट द मोमेंट एकदम रैंडम आ गया, बट शुड बी शेयर्ड अमंग ईच अदर। ये क्या होना चाहिए? शेयर्ड होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन तभी प्रूव किया जा सकता है फैक्ट से, सर्कमस्टांसेस से। कॉमन इंटेंशन आपका सिमिलर इंटेंशन नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस फिर सर। देखो आप, कॉमन ऑब्जेक्ट आपका जैसे कोई ऑफेंस हो गया पब्लिक ट्रांक्विलिटी में, या फिर कोई जिसमें 5 से ज्यादा पर्सन। मैंने बताया ना बेटा कॉमन ऑब्जेक्ट और कॉमन इंटेंशन क्या है। कॉमन इंटेंशन क्या है? एक पर्सन से किया जाए। वही कॉमन ऑब्जेक्ट आपका 4 से ज्यादा, 4 होते हैं वैसे, वैसे इसने 5 बोला है पर मैं 4 से ज्यादा ही बोला। इसमें ये सारी बातें की गई हैं। ओवरव्यू करेंगे क्रिमिनल फोर्स को, रेसिस्ट करेंगे एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ को, कमिट करेंगे कोई मिसचिफ। ये चीजें पढ़ लेना बेटा आप, ठीक है ना? इसके बाद देखो फिर आता है आपका अनलॉफुल असेंबली। सो बेसिकली अनलॉफुल असेंबली वही कॉमन ऑब्जेक्ट है। ये कब कर सकते हैं? 5 या 5 से ज्यादा पर्सन कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होगा? कॉमन ऑब्जेक्ट आपका प्रेजेंट होना चाहिए। असेंबली जो आपका लॉफुल है उसको असेंबल किया जाता है। इसके बाद इसमें मैंने बताया ना बेटा, देखो 5 पहले था, अब कितना हो गया? 4 हो गया। ये किस केस में हुआ? राम विलास सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये सीआर यानी कि क्रिमिनल केसेस है और सुप्रीम कोर्ट के थे। ये बेटा ईआर है। ईआर देखो 673 के आगे क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट बोला गया। इसके बाद देखो कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव का एक डिफरेंस है। सो बेसिकली कॉमन इंटेंशन आपका सेक्शन 34 में आता है, वही कॉमन ऑब्जेक्ट में 5 पर्सन होते। कॉमन इंटेंशन में पहले से मीटिंग होनी चाहिए, कॉमन ऑब्जेक्ट में पहले से मीटिंग नहीं होती। इसमें 2 से ज्यादा पर्सन होते हैं, इसमें 5 से ज्यादा पर्सन होते हैं। पार्टिसिपेशन कॉमन इंटेंशन में है, कॉमन ऑब्जेक्ट में पार्टिसिपेशन नहीं है। अब इसके बाद देखो क्राइम के क्या 4 चीजें हैं। सबसे पहले जैसे आपका ये आपका क्या था? रेसलर था। इस रेसलर ने, इसका नाम क्या था बेटा? रेसलर का नाम मेरे दिमाग से स्किप हो माइक रहा है। टाइसन बॉक्सर। हाँ माइक टाइसन। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा बताया बेटा, स्किप हो रहा था। सो माइक टाइसन ने क्या करा था? एक पर्सन ने दूसरे रेसलर का कान खा गया था। सो इसमें बेसिकली एक तो पर्सन, सबसे पहले क्राइम करने के लिए कोई पर्सन होना चाहिए। दूसरा गिल्टी माइंड होना चाहिए। गिल्टी माइंड कहने का मतलब ये पाया गया, दोषी पाया गया। एक्टा सीरियस गिल्टी एक्ट किया, यानी कि इस पर्सन ने क्या करा? उसका खान खाया माइक टाइसन। अब इंजरी किसको हो गई? पर्सन को हो गई। तो पर्सन को इंजरी जो हुई उसमें क्या हुआ? बॉडी को हार्म हुआ, माइंड को हार्म हुआ, रेपुटेशन को और प्रॉपर्टी को हार्म। क्लियर है चीज? तो इंजरी में आपका बॉडी भी आ सकता है, माइंड भी आ सकता है, रेपुटेशन या फिर प्रॉपर्टी। ठीक है, बताओ बेटा ललिता वेदव्यास, क्लियर है? सर क्लियर, यस सर क्लियर। हाँ यस सर। नहीं है? अच्छा सगुफा वॉइस आ रही है आपको? यस सर। अच्छा सगुफा बताएगी बेटा रेपुटेशन में अटैक कैसे होता है बेटा? कोई वर्ड होता होगा, आपने सुना होगा कभी, शायद ना बता पाओ। बताओ बेटा कुछ आइडिया अगर हो शायद आपको। रेपुटेशन अटैक का वर्ड हाँ रेपुटेशन मतलब इंजरी, रेपुटेशन में इंजरी कैसे हो सकती है? डिफेमेशन कहते हैं उसे शायद। कहाँ पढ़ा था बेटा ये? सर पढ़ा था ग्रेजुएशन के टाइम में बुक्स में ही पढ़ा था। और ग्रेजुएशन के टाइम में किस बुक में? बिजनेस रिलेटेड बुक्स जो थी, हमारे बिजनेस की क्लासेस होती थी, उसमें ही पढ़ा था मैंने। अच्छा बताया बेटा, वेरी गुड। ठीक है, सो रेपुटेशन। अब ये डिफामेशन के भी टू टाइप्स होते हैं, कुछ आइडिया बताओ सगुफा? One is criminal, another one is only for सेकंड इज सिलेंडर।
सिलेंडर, सिलेंडर बोलते हैं उसे। आप कहोगे सिलेंडर नहीं, सिलेंडर, SLANDER, LIBL लीबल, एंड द सेकंड इज सिलेंडर। एक होता है वर्बली और एक होता है लिखित, ठीक है। बताओ बेटा, क्लियर है ये चीज? यस सर। तो ललिता बताएगी कि मेंस रिया क्या होता है। गिल्टी एक्ट होता है, गिल्टी माइंड होता है मेंस-रिया। मेंस-रिया गिल्टी माइंड है, और एक्टस-रियस क्या होता है ललिता? ये गिल्टी एक्ट है। सर गिल्टी एक्ट। वेरी गुड, ठीक है ना। सो इंजरी में क्या है, बॉडी यानी कि खून बॉडी में कैसे होता है, हर्ट, ग्रेवियस हर्ट, कल्पेबल होमोसाइड। माइंड में क्या होता है, माइंड में इंजरी आ गई, रेपुटेशन यानी डिफॉर्मेशन, और प्रॉपर्टी यानी कि एक्सटॉर्शन। मैं बिना पूछे उसकी प्रॉपर्टी में क्या, उसकी प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टी को खराब कर रहे हो, तो उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं, ठीक है। सो इनकोहेट ऑफेंस क्या होते हैं, इनकोहेट ऑफेंस होते हैं इनकम्प्लीट ऑफेंस। ये कब कंप्लीट होते हैं, जब ये चार चीजें फुलफिल होंगी। सबसे पहले एक इंटेंशन होना चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए, अटेम्प्ट होना चाहिए, कॉम्प्लीशन होनी चाहिए, कंप्लीशन होना चाहिए। सो ए चाहता है बी का मर्डर करना, ये क्या है, इंटेंशन है। ए ने पॉइजन लिया और बी के टी में मिला दिया, ये क्या हो गया, प्रिपरेशन हो गया। अटेम्प्ट क्या होता है, ए ने पॉइजन बी के टी में मिला दिया, ये अटेम्प्ट करा। कंप्लीशन क्या हुआ कि बी ने चाय पी ही नहीं, सो ये क्या हो गया, इन कंप्लीशन कहने का मतलब है ऑफेंस तो हुआ ही नहीं, मतलब मैंने प्रिपरेशन तो सारी कर दी बट मर्डर तो कहीं से हुआ नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, इनकोहेट ऑफेंस, इनकम्प्लीट ऑफेंस। इसके बाद देखो आप, सो इंटेंटेड मेंस-रिया वाज टू मर्डर। हाँ बोलो। इनको हम क्राइम को हम मतलब इसको हम क्राइम मानेंगे कि हमने पूरी प्लानिंग की और नहीं हमने उसका प्रोसेस भी कंप्लीट किया बट वो क्राइम हुआ नहीं, तो उसके चार्जेस होंगे या नहीं नहीं मान, होंगे? नहीं होंगे बेटा, नहीं होंगे। अभी बीएनएस में तो नहीं होते, बीएनएस में नहीं है बेटा, इसमें भी नहीं, आपके लॉ ऑफ इंडियन पेनल कोड में भी नहीं, ठीक है। अब बेटा देखो समझो, कॉन्स्पिरेसी में कोई पनिशमेंट नहीं। कॉन्स्पिरेसी अगर सीरियस मर्डर नहीं करता तब तक ये कॉन्स्पिरेसी तो एक क्लास षड्यंत्री तो चल रहा है सब कुछ। सो कॉन्स्पिरेसी में इम्प्रिजनमेंट इतना नहीं है बेटा, ठीक है। अगर ज्यादा ही सीरियस इलनेस हो गया तो 6 मंथ तक, 6 मंथ से एक्सटेंड किया जा सकता है 1 ईयर तक, उससे ज्यादा नहीं। बट सो सर इंटेंडेड, हाँ सर एक चीज और, हाँ अब बोलो जैसे बोलो। यहाँ पे आप कह रहे हो कि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा तो कंस्पायरेसी को क्राइम नहीं माना जाएगा। तो मान लीजिए ये एक बार फेल हो गया और दूसरी बार सक्सेसफुल हो गया, तो बंदा तो गया ना जिसको मारना चाह रहा था। हाँ तब माना जाएगा ना। तो सर बट क्राइम तो क्राइम हुआ ना फिर। तब उसको तक तो प्रिवेंट हमें कहाँ लॉस हो किया गया, जाएगा। उसको प्रिवेंट कहाँ किया गया जब पहले ही अटेम्प्ट पता चल गया था। हाँ, मेरा भी एक क्वेश्चन था। हाँ, अटेम्प्ट टू क्राइम इज नॉट क्राइम। बट अटेम्प्ट टू क्राइम, अटेम्प्ट टू हाँ क्राइम इज बोलो आल्सो बेटा। अ क्राइम। अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ ना सर। एक तो क्राइम में तो चलो सब कुछ आया, बट अगर मर्डर होने के बाद ही एक क्राइम को क्राइम माना गया तो जिसकी जान गई वो तो गया ना, उसके लिए फिर लॉ हाँ कहाँ जी आया। बेटा, सही बात है। सो देखो, अटेम्प्ट टू क्राइम, अगर मैं अटेम्प्ट टू क्राइम कर रहा हूँ तो ये मर्डर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, कितने बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं माना जाएगा। सर ये सर अटेम्प्ट टू मर्डर तो माना ही जाता है, माना फैक्ट का जाना पता नहीं चाहिए, क्राइम तो लेकिन माना अगर जाएगा अटेम्प्ट टू सर, इट्स अ मर्डर तो क्राइम। मानना ही चाहिए क्योंकि उसने समवन पॉइजन अटेम्प्ट मिक्स टू कर मर्डर दिया, देन वो इट्स अ भूल क्राइम। गया। वो तो ऊपर वाले ने से बचा हाँ लिया, अदरवाइज तो वो जा चुका होता कब का। देखो बेटे, माना जाता है, अबेटमेंट होता है, अबेटर, अबेटर और कॉन्स्पिरेंसी क्या है, क्रिमिनल टर्म, क्राइम के टर्म क्या, कॉन्स्पिरेंसी एंड अबेटमेंट। तो इसमें जो लॉ कहता है, इसमें इम्प्रिजनमेंट कितनी होती है, 6 मंथ से 1 ईयर, ठीक है ना। सो आपका अगर छोटा मोटा क्राइम है, जैसे अब जैसे घर का फैमिली मेंबर हो गया, मारना चाहता था पर मरा नहीं, और दूसरे बंदे को पता ही नहीं चला कि मुझे मारना चाहता था, तो किसको ही पता चला उसने क्राइम किया। अब दूसरे बंदे को अगर पता चल गया सच, द पर्सन इज मेकिंग अटेम्प्ट टू मर्डर ऑन मी, सो इस केस में क्या होगा, तो आपका
इम्प्रिजनमेंट होगा। अब जैसे कोई पर्सन किसी फीमेल का रेप करना चाहता है तो उसने अटेम्प्ट टू रेप किया ना, तो ये क्या हो गया, क्राइम हो गया। तो जो फर्स्ट पर्सन अगर उसको उसकी नॉलेज होती है, उसको पता चल गया कि वो अटेम्प्ट कर रहा है, तो उस केस में वो क्रिमिनलाइज किया जाए। ठीक है ललिता ये चीज? ठीक है यस सर। सर, इट्स प्रॉपर क्लियर नाउ। चलो बेटा आ गया। यस सर। तो देखो आप, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या सर हम ये सेक्शन करके जाएंगे? तो आई विल से नो, अभी मत करके जाओ क्योंकि बीएनएस अप्लाई हो गया। ठीक है ना? सो बीएनएस के अप्लाई होने के बाद सारे सेक्शन चीजें जो सेक्शन अलग हुए पता चल जाएंगे। बट एक बार इसको देख लेना। देखो इसमें पनिश किस किस केस में किया जाता है। कोई मैंने वेजिंग वॉर कर लिया, कोई कमिट कर दिया डकैती। देखो डकैती को हटा रखा है, बीएनएस में हटा दिया, तो मैं इसी के लिए इनमें ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा बेटा। आप बस अभी जो आज की क्लास है उसमें बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और कुछ नहीं। सेक्शन में हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर देंगे। ठीक है ना? इसके बाद देखो इनकोहेट क्राइम, इनकम्प्लीट क्राइम में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहला अटेम्प्ट, फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, फिर आपका अबेटमेंट। सो सगुफा आप बताएंगे, कॉन्स्पिरेसी का हिंदी टर्म बताएंगे आप। देखो इंग्लिश में जानता हूँ आप लिख लोगे, बट हिंदी मुझे जानना है। हिंदी से लंबे समय तक याद कॉन्स्पिरेसी रहेगा। का मतलब होता है षड्यंत्र, साजिश, हाँ वेरी गुड। जो कि आप बोल सकते हो। अबेटमेंट का अबेटमेंट का आई डोंट नो। उकसाना। उकसाना, मैंने, भड़काना, गुमराह ठीक है ना? करना। हाँ, मैंने सगुफा को उकसा गया, उसने क्लास एंड कर दी। ठीक है ना? इतना परेशान हो गया। तो ये आपका क्या अबेटमेंट है? तो इसमें अबेटर होता है और अबेटी होते हैं, 2 पार्टीज होते हैं। सो देखो प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस आल्सो क्राइम होता है अकॉर्डिंग टू दी आईपीसी। सो देखो अब अटेम्प्ट है। अब अटेम्प्ट में 4 चीजें, मेंस rea, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। सो अटेम्प्ट के बाद का जो चीज हो रहा है, जो अटेम्प्ट के बाद आपको दिखाया जा रहा है, वो क्या माना जाता है? आपका क्राइम माना जाता है। ठीक है ना? अटेम्प्ट से पहले देखो, बस एक थ्योरेटिकल टर्म है, इसको समझना है, हमें ज्यादा डीप में नहीं जाना। अटेम्प्ट से पहले जो है वो आपका क्राइम गिल्टी माइंड नहीं माना जाता। कई कई बार माना जाता है, कई कई बार नहीं माना जाता। सो पर्सन पनिश किया जाता है फॉर द अटेम्प्ट विच इज टेकन एनी स्टेप आफ्टर द प्रिपरेशन विच इज कनेक्टेड विद द कमीशन। सो पर्सन जिसने मैस रिया किया, एक्टस रिया किया, और वो हार्म कर रहे किसी बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। सो इस केस में क्या होता है बेटा आपका, बताएंगे आप? या आपका अटेम्प्ट माना जाता है। इसके बाद देखो आप, जैसे कि आपका ये केस है, इस केस में क्या था? टेस्ट टू डिफरेंशिएट प्रिपरेशन फ्रॉम द अटेम्प्ट। अब इसमें क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मोहम्मद याकूब का एक केस है, 1980 ऑल इंडिया रिपोर्ट 4 बार बंद। ठीक है ना? सो बेसिकली इसमें क्या था, एक हाईवे था, फ्लाईओवर, फ्लाईओवर से एक ट्रक जा रहा था। ट्रक में क्या थे? गोल्ड के शिफ्ट थे। और वो गोल्ड के शिफ्ट यानी कि गोल्ड के जो शिफ्ट थे, जो ट्रक ड्राइवर था उसको पूरी उसको नॉलेज से इंटेंशन था कि मैं जैसे इस हाईवे को ब्रेक कर दूंगा मेरी सिटी आ जाएगी। ये फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट में जा रहा था। ठीक है ना? सो बेसिकली फर्स्ट स्टेट से जो सेकंड स्टेट में जा रहा है, इसका क्या था? कंप्लीशन था। सो बेसिकली प्रॉक्सिमिटी टेस्ट में हुआ कि इट इज मेजर्ड दैट द डिफेंडेंट इज हाउ क्लोज टू द कंप्लीशन ऑफ द क्राइम। यानी कि मैंने किसी पर्सन को अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू क्राइम में पकड़ लिया, तो यस ही इज क्रिमिनलाइज। सो इज इन दिस सिमिलर केस 2 ऑफिसर, 2 ऑफिसर ने दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, 2 ऑफिसर ने क्या करा? ट्रक ड्राइवर को वहीं पे पकड़ लिया। ठीक है? सो बेसिकली पकड़ने के बाद क्या हुआ? जो ट्रक ड्राइवर था, ही इज फाउंड लाइबल फॉर द क्राइम, क्योंकि उसका कंप्लीशन नहीं हुआ था। तो कंप्लीशन से पहले अगर ये जैसे फ्लाईओवर को पूरा कंप्लीट करता है, दूसरे स्टेट पहुंच जाता, बट विद इन फ्लाईओवर के कंप्लीशन से पहले जो पुलिस ऑफिसर ने ट्रक ड्राइवर को पकड़ा, इसमें क्या हुआ? ये आपका प्रोक्सिमिटी टेस्ट अप्लाई हो गया। तो इसमें इसको क्या माना गया? अक्यूज माना गया। क्लियर है बेटा ये चीज? बताओ बेटा ललिता, वेदव्यास, यस सर, रविंदर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा इसमें?
नो सर। नो सर। तो मेरा देखो, सगुफा डिफेंडेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सर जो क्रिमिनल होता है जो अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है। हाँ, वेरी गुड। इसके बाद देखो सेकंड है डॉक्ट्रिन ऑफ रेबिटेंसी, ऊपर पढ़ लेना। तो पर्सन को चार्ज नहीं किया जा सकता अगर वो अबेंडन कर रहा है। जैसे अब कहने का मतलब है मलकियत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें भी क्या था, पंजाब से वो अमृतसर ट्रक का एक सेम केस था, ठीक है ना। सो उसने क्या करा, जैसे उसे पुलिस ऑफिसर देखे, उसने कहा मेरी गाड़ी में ऐसे कुछ गैर अपराध चीज रखा हुआ है, कुछ इक्विपमेंट्स रखे हुए डिफेंस के। तो उसने क्या करा, अबेंडन कर दिया। उसने क्या करा, अपने प्लान को अबेंडन कर दिया। तो उसको चार्ज अटेम्प्ट नहीं माना जाता। ये कौन सा डॉक्ट्रिन बोलता है? डॉक्ट्रिन ऑफ रेपिटेंस बोल। क्लियर है बेटा? ये केस आपका 1970 ऑल इंडिया रिपोर्ट 713 में किया गया था, ठीक है। ओके सर। यस। इसके बाद देखो फिर आता है आपका लास्ट वेस्ट इप्सिया रिक्रूटेड टेस्ट कि बट जो थिंग है वो खुद से बोले। आप जैसे मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जैसे मैं कोई सामान यहाँ से दूसरी जगह ले जा रहा हूँ और वो सामान डेंजरस था, कोई केमिकल ले जा रहा हूँ या पेट्रोल ले जा रहा हूँ, पेट्रोल सड़क पे गिरता गया, उसकी महक से मुझे पता चल गया कि हाँ ये पर्सन एक्यूज है। तो जो ये टेस्ट उन उन ऑब्जेक्ट्स पे एप्लीकेबल होते हैं जो अपने आप को खुद से दिखा रहा है कि हाँ मैं खुद एक्यूज। क्लियर है ना बेटा ये चीज? यस सर। बताओ बेटा तो जैसे सगोफा, एक डेड बॉडी। रविंदर। हाँ, डेड बॉडी, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है ना, चलो आगे में। जी सर। यस यस सर। इसके बाद देखो बेटा फिर आता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट। सो पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट, जैसे कि मैंने कोई पनिशमेंट किया है, कोई सुसाइड किया है, तो सेम पनिशमेंट अटेम्प्ट कंप्लीशन, सेपरेट पनिशमेंट दी गई अटेम्प्ट ऑफ ऑफेंस के लिए, मर्डर के लिए, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। क्लियर है बेटा ये चीज? सर जो ठीक। अगर मेरे क्वेश्चन है, अगर कोई सुसाइड का अटेम्प्ट करता है एंड ही फेल्स टू डू हाँ, दैट, तो उसे भी कोई उसके ऊपर भी कोई चार्जेस लगते हैं? नहीं नहीं, सुसाइड पे नहीं है, साफ साफ लिखा है ना, क्राइम इज नॉट पनिशेबल, एग्जाम्पल सुसाइड। ठीक है ना, सुसाइड में कोई नहीं। नहीं सर, इफ मोस्ट, सुसाइड की अटेम्प्ट करते हुए अगर पकड़ लिए गए देन इट इज अ क्राइम। अब बेटा अब ललिता, वो एक आप एग्जांपल बताओ, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये बंदा खुद ही स्ट्रेस है, डिप्रेस हो रखा है, लाइफ से सुसाइड करना चाहता है, तो उसको आप क्या ही क्राइम दोगे? क्राइम ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, 6 महीने, इससे ज्यादा क्या होता है? सर वो तो होगा, ठीक है ना। लेकिन देखो अगर उसने अटेम्प्ट किया, मर गया तो मर गया, ठीक है, तो फिर उस पे कोई केस नहीं। लेकिन अगर उसने अटेम्प्ट की और वो बच गया या पकड़ लिया गया, तो वो उसको हम्म, प्रोसिक्यूट किया जाएगा। हाँ, करेक्ट है बेटा। अब इसमें देखो ये वन हाफ क्या होता है, इसे प्ले बार्गेनिंग कहा जाता है। बेटा आप एलएलबी सेकंड ईयर में जब जाएंगे तो बी एंड डबल एस में प्ले बार्गेनिंग वर्ड पढ़ेंगे। प्ले बार्गेनिंग क्या होता है? दरख्वास्त रखना कि मेरी सजा कम हो जाए। सो प्ले बार्गेनिंग इज नॉट एप्लीकेबल इन थ्री केसेस। फर्स्ट, फर्स्ट क्या है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ अबव 7 years, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी। सो इन तीन केसेस में आपका क्या नहीं अप्लाई होता? क्या नहीं होता आपका अप्लाई? प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होता। अगर मुझे 7 साल से कम की सजा है, मैंने एविडेंस प्रोवाइड कर रखी है, सारी चीजें सही चल रही है, तो मेरी पेनल्टी को हाफ किया जा सकता है। ठीक है ना। इसके बाद देखो फिर आता है आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। सो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी आज हम करेंगे और अबेटमेंट। ठीक है ना। टाइम को मैं बढ़ा लूं ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बोलो रविंदर। नो सर, बढ़ा लीजिए। ठीक है ना। सो बेसिकली देखो, औरों का मन ही है ना, और बोल ही रहे कुछ। बोलो बेटा, सगुफा नहीं नहीं, बढ़ाऊं बढ़ा टाइम दीजिए के सर, नो कर दूं? इशू। नो सर, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है ना। जब दो या दो से ज्यादा पर्सन, क्या हुआ है आज सुबह थोड़ा लेट हो गया ना, तो फर्स्ट जो सेकंड क्लासेस से लेट हो रहा है, तो मैंने 15-15 मिनट हर क्लास में बढ़वाए।
सो 2 और मोर पर्सन जब एग्रीज होते हैं तो बेसिकली आपका एक इलीगल एक्ट होता है, जो कि आपका इलीगल मीन्स इलीगल नहीं है। मतलब ये सिंपल आप कॉन्स्पिरेसी क्या समझेंगे, षड्यंत्र और कुछ नहीं। अब एसेंशियल ऑफ क्राइम तो मुझे पता है, पर्सन होना चाहिए, मैस रियस, एक्टस रियस और इंजरी होना चाहिए। इसके बाद देखो एक नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इज नेसेसरी, यानी कि आपके पास अगर नॉलेज है तो आप क्या माने जाएंगे, कॉन्स्पिरेसी के खिलाफ माने जाएंगे। जैसे कि आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस उड़ीसा एंड सोमनाथ थापा एंड उड़ीसा, ये ऑर्गेनाइजेशन 1996 सुप्रीम कोर्ट केस है। एक पर्सन को कॉन्स्पिरेट विद अनदर कब माना जाएगा, जब उसकी नॉलेज होगी कि वो ऐसा कुछ करेगा। क्लियर है बेटा ये चीज? यस सर। अब देखो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कॉन्स्पिरेसी सिविल लॉ में कब काउंट किया जाता है, सेक्शन 43, इसको बेटा स्किप कर देना, सो पनिशमेंट करके चले जाना। पनिशमेंट कितनी है, 120 बी, इसको बीएनएसएस में बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। ये जो 2 ईयर्स है इसे अलग से दिया गया है कि कॉन्स्पिरेसी में कितना हो। देखो 6 मंथ, मैंने आपको बोला ना बेटा 6 मंथ से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 1 ईयर्स। तो पॉइंट नंबर 2 आपके लिए रिलेटिव है कि पनिशमेंट कितना है कॉन्स्पिरेसी के लिए, 1 ईयर। इसके बाद देखो अबेटमेंट। सो अबेटमेंट क्या है, अबेटमेंट आपका सेक्शन 107 से 10220 में बोला गया। अबेटमेंट क्या है आपका आईपीसी में, जिसे उकसाना बोलते हैं। क्राइम में क्या होता है, आपके मेंस रिया और एक्टस रियस होते हैं, बट अबेटमेंट क्या में होता है, बस मेंस रियस होता है। मेंस रिया एक पर्सन के लिए होता है और एक्टस रियस दूसरे पर्सन के लिए होता है। सो अबेटमेंट 3 तरह से होते हैं, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और एक्ट। इन तीनों में फर्क क्या है, पहले में फर्क क्या है, इक्विपमेंट दे दिया। दूसरे में क्या है, साझा एड यानी इक्विपमेंट। देखो इंस्टिगेशन मिल के, मतलब एक जगह मैंने स्थान प्लेस किया, वहां पे मैं षड्यंत्र कर रहा हूँ। कॉन्स्पिरेसी 4 दोस्त मिल गए, कॉन्स्पिरेसी के साथ अबेटमेंट क्या है, एड यानी एड माने किसी बंदे को एक वेपन दे दिया, डिफेंस इक्विपमेंट दे दिया, ठीक है। बताओ बेटा। सर एड का मतलब हेल्प करना नहीं होगा कि उसको नहीं बचा नहीं लिया नहीं या फिर उसकी हेल्प कर नहीं दी। नहीं 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 बेटा, रुको मैं दिखा देता हूँ। इसमें एड वो है बेटा, इक्विपमेंट दिया गया, ठीक है। एड एड का वैसे मतलब क्या होता है, क्या हो सर, क्लास के करना है खत्म, ठीक ठीक है ना। सो अबेटमेंट बाय एड मैं 5 मिनट में करता हूँ बेटा, क्लास खत्म, ठीक है। सो एड में क्या है, कुछ इक्विपमेंट हमने प्रोवाइड किया है, सोर्सेज प्रोवाइड किया है, ठीक है। सो बेटा मैंने आज की क्लास में इतना रखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास जो संडे होगी इसमें हम कॉन्स्पिरेसी एंड अबेटमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक। सो मैं आपको कुछ चीज पहले दिखा दूं एक बार, एक मिनट बेटा, ठीक है ना। सो क्लियर है आज हमने क्या क्या करा, ललिता बताएंगे आप एक बार? हाँ जी, यस सर, क्लियर है। आज हमने क्रिमिनल लॉ के क्राइम ऑफ लॉ का किया है, और अभी अबेटमेंट हाँ वगैरह जी। इसके टाइप्स, मेंस रिया क्या है, एक्टस रिया क्या है, और कैसे मतलब इन जो ये इनकम्प्लीट क्राइम है इनके कौन से स्टेप्स हैं, कहाँ तक आप अटेम्प्ट पे आके अगर आपका कंप्लीशन नहीं हो रहा तो वो चीज कैसे कवर होएगी, ये सारा कुछ किया सर। ठीक है। सो बेटा मैं कहना चाहूंगा जो बीएनएस है, ठीक है ना, बीएनएस में हम क्या क्या कवर अप करेंगे, एक मिनट बस। इसमें देखो आप, ये कुछ चेंजेस है, इसके बारे में कवर अप करेंगे हम, ठीक है। तो ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपको एकेडमी से। हाँ कोई जी सर, डाउट मैम है को इसमें प्लीज किसी बोलिए। का? नहीं सर, बस ये नोट्स आप शेयर कर दीजिएगा बाद में।
ठीक है सगुफा। यस सर। तो आज की क्लास को मैं बेटा इतना ही रखूं फिर। हमने देखो ओके जो सर। आप इसमें जो बीएनएस है ना, एक में जाना मत। बीएनएस में हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें ज्यादा वुमेन के बारे में दिया गया है। वुमेन की जो पनिशमेंट है, जैसे रेप की पनिशमेंट कितनी इंक्रीज कर दी गई है, ठीक है ना। सेक्सुअल हरासमेंट में इम्प्रिजनमेंट कितनी इंक्रीज कर दी गई है। तो ये सारी चीजें आपको चार्ट में गिवन है, जो हम करेंगे। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ, ये काफी ज्यादा पेजेस हैं। तो मैं सारे पेजेस बेटा मुश्किल है, मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा करने के लिए। जैसे मैंने आपको बता भी देती कि जो आईपीसी में डिलीट है, बट हम हमारा किस में ऐड है, हमारा ये ऐड है बीएनएस में। जैसे आपका ये सारी चीजें पनिशमेंट, एडल्ट्री, ये सारी चीजें डिलीटेड की गई हैं आईपीसी में। सेम आपका देखो, आप पनिशमेंट के साथ सारी चीजें गिवन है, ठीक है। तो पनिशमेंट में इसको इंक्रीज कर दिया गया है जो पहले थी, ठीक है बेटा। फिर आज की क्लास को हम इतने रखें। ओके यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, संडे हम। श्योर सर। ओके सर, बाय। थैंक यू। ठीक है, जा सकते हो बेटा आप सब। ओके ठीक है बेटा रविंदर, ओके आज सर। क्लास एंड है। ठीक है सगुफा, सगुफा क्लास एंड है बेटा, जा सकते हो रविंदर आप। रविंदर क्लास एंड है, जा सकते हो आप।